अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है और साथ साथ ये दुआ मांगना भी बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की तौफीक अता करे। और दिन का आगाज़ करते हैं इस अच्छे जेस्चर के साथ कि आज हम नेकियां करें और हम जितनी भी जायज़ दुआएं मांगते हैं, हमारी जितनी भी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, आमीन। अच्छा जी, दिन का आगाज़ करते हैं एक अच्छी सी टिप के साथ। और अच्छी सी टिप क्या है? अच्छी सी टिप ये है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रॉब्लम है और जल्दी जल्दी रेडी होना है और दिन भर बहुत सारे हैं काम, तो आपने एक काम करना है और वो आपने करनी है बॉक्स ब्रीदिंग। जी हाँ, आपने करनी है बॉक्स ब्रीदिंग। और ये क्या है? ये टेक्निक है जो कि हर कोई अपने लिहाज से भी यूज़ कर सकता है अगर वो प्रॉपर योगा की चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन आपने डीप ब्रेथ करना है, आपने गहरी सांस लेनी है और आपने उठना है। और अगर आपके रूम के बाहर कोई खिड़की है तो आप रूम के बाहर खिड़की से कोई अच्छा व्यू है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, आप वहाँ के जो है नज़ारे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जिस जगह से आप जिस जगह पर आप सो रहे होते हैं, सो के उठने के बाद ज़रूर जाइए, डीप ब्रीथ कीजिए, रूम से बाहर निकलिए, बाहर का मौसम देखिए और फील कीजिए उस एनर्जी को जो सुबह की एनर्जी होती है, क्योंकि सुबह की एनर्जी को फील करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो उठ जाते हैं लेकिन घर के अंदर ही होते हैं और वो ये सुबह के जो मनाजिर होते हैं, जो सुबह के मंजर होते हैं, वो नहीं देख पाते। इसका आपकी स्किन पर भी बड़ा अच्छा असर होता है, आपके मूड पर भी बहुत अच्छा असर होता है। तो जब आप सो के उठ के बाहर से आते हैं वापस और बाकी काम आप करते हैं अपने कि जी जल्दी जल्दी जाना है रेडी होके, तो 2 से 3 मिनट ना इस खूबसूरत सुबह के लिए भी निकालिए। 2 से 3 मिनट ज़रूर इसको फील कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, खिड़की में देखें, छत पे जाएं, टेरेस पे रहें, या अगर किसी के घर में इस तरह की गुंजाइश नहीं है तो वो कम से कम अपने घर का जो गेट है वो खोल के सुबह का नज़ारा ज़रूर करें जिस टाइम वो सुबह उठा होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में शेयर करते हैं खबरें क्या हैं जी। खबरें कुछ इस तरीके से हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की जो तेज़ बदबू है उसके हवाले से अब शहरी परेशान है। शहरी परेशान हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सांस लेने में दुश्वारी है। ऑलरेडी हम पोल्यूशन और दीगर चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। ऑलरेडी जब लोग रास्तों से आ रहे होते हैं तो इतनी पोल्यूशन होती है और अब ये मसला एक और मसला है। ये जी इलाका है महमूदाबाद। फिर इसके अलावा यही प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो मंजूर कॉलोनी के शहरी भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कारसाज और स्टेडियम रोड जो है वो खासा मुतासिर है। अच्छा जी, इसके अलावा जो सुइसदन के मुताबिक नई पाइपलाइन की जो टेस्टिंग है वो जारी है। अच्छा, अब इस टेस्टिंग के दौरान गैस में बू यानी बदबू, स्मेल पैदा करने वाले जो मादे की मिकदार है वो बढ़ाई गई है। कंपनी ने ये दावा किया है कि सिस्टम में कोई गैस लीकेज रिपोर्ट नहीं हुई। गैस प्रेशर जो है वो मामूल के मुताबिक है, शहरी बिला वजह परेशान ना हो। अच्छा जी, अब ये जो सिस्टम है यानी जो कंपनी जो दावा कर रही है वो ये दावा कर रही है, लेकिन इसके बरक्स जो मामूलात ज़िंदगी है लोगों की वो मुतासिर है और लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी है। एंड यू नो दिस इज़ सीरियस थिंग कि अगर आपको किसी भी चीज़ से आपके ब्रीदिंग में इशू हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑलरेडी जिन लोगों को एज़मा है, लंग्स की डिजीज़ है, वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्ची से। ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त काम कर रही हैं और ये टैलेंट इनके अंदर, इस टैलेंट का शौक़ इनके अंदर कैसे आया? टैलेंटेड तो बंदा होता ही है, लेकिन ये शौक़ इनके अंदर कैसे आया कि पढ़ाई के साथ साथ इतने टफ काम भी कर सकें। स्टे विद अस, बात करते हैं थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ज़बरदस्त टैलेंटेड स्टूडेंट से, एक ऐसी स्टूडेंट जो कि पढ़ाई के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ भी करती हैं और ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनका जिक्र हम यूजुअली आपके साथ में करते रहते हैं कि घर में जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं, तो उससे उनकी जो ब्रेन बिल्डिंग है वो नहीं हो पाती है। और आपको याद होगा कि मैंने क्रोएशिया के हवाले से एक रिसर्च भी आपके साथ में शेयर की थी कि ये कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। अगर जो लोग क्रोएशिया का काम करते हैं या निटिंग में या फिर स्टिचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ठीक रहती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारी दादी, नानी, इनफैक्ट मेरी अम्मी तो खुद, उन्होंने इसके हवाले से कंप्यूटर निटिंग का बाकायदा कोर्स किया था और उनका ये मशगला है, यानी उनकी ये हैबिट है कि जब वो फ्री होती हैं तो ज़रूर वो ये सारे काम कर रही होती हैं। और आज एक ऐसी स्टूडेंट जो है हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टर्किश बैग भी बना रही हैं, क्रोएशिया का काम भी करती हैं, माशाल्लाह से हाफिज़ा भी हैं और एक ज़बरदस्त ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हैं। इनसे आपको मिलवाते हैं। सो लेट्स मीट आवर गेस्ट ज़ैना। हाउ आर यू ज़ैना? वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैना, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके बारे में, जब मुझे पता चला कि भाई ज़ैना इतनी टैलेंटेड हैं और जो है वो पढ़ाई के साथ साथ ये सारी एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये शौक़ आपको कैसे हुआ कि चलें जी ठीक है,
ये क्रोएशिया के साथ मैं भी ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ, मतलब आई कैन मेक बैग, यू नो, आई कैन डी दीज ऑल थिंग्स, ये बताएं ज़रा। बस मैं एक दिन ऐसी बैठी हुई थी तो बस शौक हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे क्रोशे ब्लैंकेट्स आ रहे थे तो बनाने का शौक हुआ। अच्छा, तो फिर मैंने मम्मा से कहा कि मुझे चीज़ें दिला दें, तो मैंने दिला के मुझे चीज़ें दिला दी, सही। अच्छा जना, ये वैसे मतलब जहाँ तक वो होता है ना, वो जो जिस तरह से इसको बना रहे होते हैं या इसकी बनावट होती है, ये बैग्स बनाना वाकई काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब ये चले जी, जो दूसरी वाली क्रोएशिया होती है, जो दुपट्टों के कॉर्नर्स पे क्रोएशिया हो रही होती है, वो फिर भी लोग शायद कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से प्रोफेशनली जो है वो बैग बनाना, दिस इज़ समथिंग रियली डिफरेंट, यू नो, एंड इट्स रियली नाइस। तो आपने फिर अपनी मम्मा से सीखा ये, या आपने इसके लिए कोई क्लासेस ली, या ऑनलाइन कहीं से फिर आपने क्लासेस स्टार्ट की? यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, हाँ, यूट्यूब पे छोटे छोटे पाउचेस बनाना सीखे थे। हाँ, फिर फ्लावर्स और ये सब। हाँ। और ये जो बैग्स हैं, ये मैंने खुद फिर पाउचेस के से मैंने बैग्स बनाए। बैग्स बनाए। ज़ैना के पास बैग्स हैं, ज़रा ज़ैना बैग्स दिखाइएगा। चलेंगी, ये ज़ैना के बैग्स हैं, यू कैन सी दिस। ज़बरदस्त जो है बैग्स हैं। ज़ैना आप खुद भी दिखा सकती हैं बैग्स। ये ज़बरदस्त किस्म का बैग है, ग्रीन कलर का बैग है माशाल्लाह, और ये ज़बरदस्त लग रहा है जी। ये हैं जी टर्किश बैग्स, जो कि ज़ैना खुद बनाती हैं और ख़ुद जो है ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं। ज़ैना वो भी दिखाइए, ये दिखाइए, लाइए, ये देखें जी, ये ज़बरदस्त काम कर रही हैं ज़ैना। कितना क्यूट सा बैग है, कितना प्यारा सा बैग है। ज़ैना, ये आइडियाज़ जो डिज़ाइनिंग होती है आपकी, ये आप जो है वो वाला भी दिखाइए, येलो वाला भी लाइए। जो ये आप डिज़ाइनिंग कर रही होती हैं, ये जो स्टाइल आप कैरी कर रही होती हैं, ये सी, तो ये आप जो है वो लाइक कहीं से देखती हैं या खुद अपने? मम्मा मुझे बताती हैं। अच्छा, ये सारे आइडियाज़ के कलर कॉम्बिनेशन ये होगा, सही किस तरीके से होगा, क्योंकि पता है क्या, कोई चीज़ आप करने का इरादा करें, कर तो लेते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जाहिर सी बात है मशवरा, एडवाइस एंड ऑल सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो ये फिर कितने दिन में एक बैग तैयार होता है? ये वाला जो बैग है कल ही मैंने बनाया था। कल बनाया था जी। अच्छा, तो कितना टाइम लगा इसमें, मतलब कल से अब तक, यानी कितने घंटे, जैसे होता है ना कि 7-8 घंटे रेगुलर बैठ के कर लिया, या 2 to 3 आवर्स ना, कह रही हैं कि ये जो बैग है, ये बैग इन्होंने कल से बनाना शुरू किया था और 2 से 3 घंटे में इन्होंने ये बैग बना लिया। दैट्स रियली 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 नाइस है ना, कि आपने इतने जल्दी से ये सारा काम, ये सारी चीज़ें कर ली। सीखने में कितना टाइम लगा था? तो मैंने भी आई ट्राइड, मुझसे नहीं हो सका, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता, और मुझे लगता है नहीं, दिस इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, ये बहुत जो है ना इसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो कैसे सीखने में कितना टाइम लगा? जब शुरू किया था तब मुझे भी लग रहा था कि नहीं होगा, मगर फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता और ट्यूटोरियल्स देखे थे। हाँ। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें बनाई थी, फिर बाद में बड़ी बड़ी बनाई थी। हाँ। और फिर हमने 4 मंथ्स के बाद हम लोगों ने इंस्टाग्राम पेज बनाया था। अच्छा, उस पर फिर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डाली थी। आगे क्या प्लान्स हैं? ये तो बैग्स हो गए, और क्या क्या चीज़ें बना रही? आगे तो बस मतलब कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों का हमें और चीज़ें दिखानी है, इंस्टाग्राम प्रमोट करना चाहती हैं आप? सही। और फिर आगे अदर कंट्रीज। हाँ बिल्कुल, नहीं, इस कलेक्शन के अलावा आपका क्या प्लान है? बस ऐसी चीज़ें बनाती रहूँगी। अच्छा, बैग्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, टेबल मैट्स होते हैं, कवर्स होते हैं एंड ऑल दैट, वो भी बहुत प्यारे प्यारे लग रहे होते हैं, मोबाइल कवर होते हैं, मतलब स्मॉल बैग्स होते हैं, कीचेन रखने के लिए बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं। कीचेन भी मैंने बनाई है। ये दिखाइए जी, ज़बरदस्त, ये देखें कीचेन, नाइस, बहुत प्यारी लग रही है ज़ैना। अच्छा ज़ैना, ये बताइए कि दोस्तें क्या कहती हैं, फ्रेंड्स क्या कहती हैं आपकी, कि ज़ैना मतलब हम तो हम तो मूवीज़ देखने जा रहे हैं, या हम तो जो है किसी स्पोर्ट्स में या दीगर एक्टिविटीज़ में, आप ये काम कर रही हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने भी स्टार्ट कर दिया था। हाँ। तो अब वो लोग भी यही क्रोशे करती हैं। सही। ऐसे वो लोग भी अभी, इन लोग का भी मतलब इंटरेस्ट इसमें हो गया। हाँ। तो वो लोग भी यही करती हैं। सही, वो लोग भी फिर इस तरीके से कर रही होती हैं। और ये पता है क्या, दिस इज़ रियली ग्रेट आइडिया। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि लड़कियों को खुद मुख्तार होना चाहिए, तो ग्रेजुअली स्लोली इनिशियली जब ये आइडियाज़ आपके जहन में जनरेट हो रहे होते हैं, तो बचपन से ही फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। ज़ैना जिस तरह से ये क्रोशे का काम कर रही हैं, टर्किश बैग्स बना रही हैं, या इतनी ज़बरदस्त जो टैलेंट है उसको ये पॉलिश कर रही हैं, सामने लेकर आ रही हैं, और कितनी माशाल्लाह छोटी सी हैं, लेकिन अच्छी अर्निंग्स होती है जी, अच्छी अर्निंग्स होती है। देखिए कि ये अपना अर्न भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं,
और आपका एक होता है ना कि आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसके लिए यही टाइम होता है कि आप यहाँ से कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग ये क्रोएशिया करते हैं या जो लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं वो डिप्रेशन से भी दूर रहते हैं। जैसे मैंने इसी हवाले से ना एक रिसर्च दी थी, उसमें मैंने बताया था कि जो लोग चाहते हैं कि डिप्रेशन से दूर रहें वो ये क्रोएशिया का या सिलाई बुनाई का काम ज़रूर करें, इसमें फोकस करते हैं तो उनका डिप्रेशन कम होता है, स्ट्रेस एंजाइटी कम होती है। और जो लोग बर्तन धोते हैं उनका भी स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी दूर होती है और इसके अलावा क्रिएटिव ख्यालात जो है ना वो बर्तन धोते वक्त आते हैं। ये प्रॉपर एक रिसर्च और एक बहुत कामयाब शख्सियत हैं जिनकी ये रिसर्च थी जो मैंने शेयर भी की है आपसे। मेरे जो पिछले शोज़ हैं उसमें आप ज़रूर देखिएगा। ज़ैना, ये एक अच्छी एक्टिविटी भी है। बच्चों में तो इतना डिप्रेशन नहीं होता, बस यही होता है कि जी हम ये मंगा लें, ये सारी चीज़ें कर लें, मगर अभी से ये आपका जो है वो स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल में रखेगा और आपके लिए एक अर्निंग्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बताएं कितनी खुशी होती है जब बैग सेल होता है और फिर क्या कुछ होता है घर में? ज़रा अपनी रूटीन बताएं, क्या कुछ हो रहा होता है, क्या करते हैं? हफ्ते में लाइक 3 to 4 ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास। हफ्ते में 3 से 4 ऑर्डर्स आते हैं। और तकरीबन कितनी अर्निंग्स हो जाती है? मैं वैसे पूछ रही हूँ, एक्यूरेट नहीं पूछ रही, इन जनरल मतलब अच्छी अर्निंग्स हो जाती है। चलें जी, ये देखें कि घर बैठे 3 से 4 बैग्स का ऑर्डर आता है ज़ैना को और अच्छी अर्निंग्स भी हो जाती है। तो ये तो आपकी जो है ना पॉकेट मनी अभी से ही निकलना शुरू हो गई है। मामा बाबा खुश है? क्या कहते हैं मामा बाबा? मतलब बहुत खुश हैं वो लोग भी, मतलब मेरी मदद करते हैं चीज़ें लाने में। लाइक वो लोग भी मतलब मेरे साथ इतना जितना मैं कोऑपरेट करती हूँ उतना वो लोग उतना कोऑपरेट वो भी कर रहे होते हैं। और फ्रेंड्स क्या कहते हैं? ज़ैना हमें भी ये बना के दो, ज़ैना हमें भी ये बना के दो। फ्रेंड्स ने भी 2-3 चीज़ें ली हैं फ्रेंड्स ने भी। अच्छा, और बाकी कितनी अप्रिसिएशन है ननियाल से, ददियाल से? मतलब सब बहुत खुश हैं। सब बहुत खुश हैं। सही। तो फ्यूचर में क्या प्लान है ज़ैना? इसको ब्रांड बनाना है, ज़ैना को ब्रांड बनाना है? अच्छा, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी मतलब और हम लोग काम करते रहते हैं। हाँ। जो चीज़ आती है हम उसको बनाते रहते हैं जैसे। अच्छा, सही। तो वो आप फॉलो करती रहती हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या बना रही हैं? नेक्स्ट मैं बैग्स ही छोटे मोटे बनाती रहती हूँ। अभी मेटेलिक यार्न भी आई हुई है तो वो उससे मैं बैग्स बनाती हूँ। अच्छा, तो इसमें कोई और क्रिएटिविटी करना है इसके साथ, मतलब कि इसी के साथ इसमें कुछ जो और प्ले नई करना चीज़ है? आती है, जैसे मैंने अभी सोचा था स्कूल बैकपैक बनाने का। तो जैसे नई नई चीज़ें आती हैं दिमाग में जो, तो फिर मैं वो बना लेती हूँ ऐसी। अच्छा, सही। तो वो चीज़ें आप फिर बना लेती हैं। सही। तो अभी आपके दिमाग में क्या है? अभी नेक्स्ट आपने क्या सोचा हुआ है? थोड़े बड़े बैग्स बनाने हैं? स्कूल बैग बनाने का स्कूल सोचा बैग था। बनाने जी। स्कूल बैग फिर अच्छा, स्कूल बैग फिर आप अगर बनाएंगे स्कूल बैग तो उसको फिर आपने कम, जो जिन लोगों की बुक्स कम होती है फिर मेरे ख्याल में उस हिसाब जी, से आप उसको बनाएंगी स्कूल ना, बैग, जी। स्मॉल स्कूल बैग, क्योंकि स्कूल के बैग्स में तो बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं और वो कैरी करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपने सोची हुई हैं? कुछ जहन में है कि चलो जी स्कूल बैग हो गए, स्मॉल बैग्स हो गए, टेबल क्लॉथ हो गया, जो है ना वाटर बॉटल कवर्स। हाँ, वाटर बॉटल कवर्स, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अभी मोबाइल हम लोग ने कवर अपने है, घर के लिए मतलब वो जो होल्डर्स होते हैं बनाने होल्डर्स, के हाँ, लिए। की होल्डर्स वगैरह जो होते हैं वो बनते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, इसमें फ्रेमिंग भी आ रही है आजकल, है ना? पेंटिंग लगाई होती है और वो पेंटिंग होती है उसके कॉर्नर्स के ऊपर, इसकी हाँ फ्रेमिंग भी होती है और उसके ऊपर भी वो क्रोशिया से बना हुआ होता है और उसके ऊपर बीट्स लगे हुए होते हैं, ऑल दैट, वो भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। एंड शो पीस ऑल्सो, शो पीस को यानी बहुत सारे ऐसे शो पीस होते हैं जो कल्चरल होते हैं, ट्रेडिशनल शो पीस होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि वो ना कवर किए हुए होते हैं, मतलब वो नीचे से उन्होंने खूबसूरत से उसको क्रोशिया के उसमें कवर में रखे हुए होते हैं, तो उसके लिए भी होता है। तो अगर कवर आपने बनाना है, वॉशिंग मशीन का कवर है या फिर बहुत सारे लोग डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको कवर करते हैं, टेबल क्लॉथ क्रोशिया का लोग बनवाते हैं, बीच में सेंटर टेबल पर डालते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक इट, कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं कि आप ये सारी चीज़ें बना सकती हैं और अच्छा अर्न कर सकती हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो ये बताएं पढ़ाई में कैसी? मतलब सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी पढ़ाई है। हाँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये सारी टीचर्स क्या कहते हैं? टीचर्स भी बहुत ज़ैना क्लास में एक अच्छी सी चीज़ लेके आए जी, ठीक है। क्लास भी आपने डेकोरेट करनी है थ्रू क्रोशिया, कि आपने डेस्क के लिए ये करना है ना, दैट ऐसा कभी कहा टीचर ने कुछ? नहीं, ये सब तो नहीं काम, अगर मतलब लास्ट दिन पे हम लोग ने टीचर्स को गिफ्ट दिए थे, गिफ्ट दिए थे, खुश हो रही थी जी। अच्छा, कि पाउचेस वगैरह जो होते हैं, की चेन्स और पाउचेस, की चेन्स एंड पाउचेस, सही। तो आपने जब ये स्टार्ट किया तो पहला बैग बनाया था छोटा या क्या चीज़ इससे पहले हम लोगों ने, मैंने वही मैं आपको बताई थी ब्लैंकेट की, वो ब्लैंकेट बुके। अच्छा, ब्लैंकेट वो पहले छोटे से स्टार्ट किया था।
छोटे से स्टार्ट किया था। तो फिर यूट्यूब पाउचेस और ये सब। अच्छा, तो यूट्यूब से सर्च किया और फिर उसके बाद सोचा कि नहीं मैं भी ये कर सकती हूँ, फिर इसकी सारी जो एक्सेसरीज बाकी चीज़ें थी वो मामा पापा ने ला के दी। ठीक, तो प्रॉपर इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने पहले अपनी चच्ची के पास गई थी, उनको भी बहुत अच्छा आता है, मगर मैंने उनसे निटिंग सीखी थी। निटिंग सीखी जी हाँ, फिर मैंने क्रोशे खुद अपने आप से सीखा था। सही, क्योंकि ये ना बड़ा फोकस करने वाला काम है। अच्छा, इसमें मज़ा भी लोग अपने जो आपकी जो हम उम्र स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताएं कि इसमें मज़ा कितना आता है। इसमें मज़ा भी बहुत आता है ना जब आप कर रहे होते हैं ये एक्टिविटी। अच्छा, जब आप कर रहे होते तो आपका दिल नहीं करता कि आप ये काम करना छोड़ें, आप कहते नहीं इसको पूरा कंप्लीट कर ले तो आप जो है फिर फ्री होंगे। स्क्रीन टाइम से जान छूट गई है, मेंटल हेल्थ ज़्यादा बेहतर लगती है, जाहिर है एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, पैसे भी आ रहे हैं तो फिर तो इट्स गुड एक्टिविटी। क्या कहना चाहेंगी स्टूडेंट्स को? मतलब आप लोग भी क्रोशे और निटिंग करें ताकि आप लोग के भी मेंटल हेल्थ बढ़े। हाँ, और सही हो, स्ट्रेस में भी ना आए आप लोग, और स्क्रीन टाइम कम करें। स्क्रीन टाइम जो है वो कम करें। सही, स्कूल में फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं एंड ऑल दैट, तो वो आपको क्या एडवाइस करते हैं कि ज़ैना अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? बताते रहते हैं क्या क्या बनाओ और ऐसा। हाँ। कि कभी किचन बना लो, कभी कुछ बना लो, तो हम फिर बताते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि क्या होता है। सही, मामा बाबा खुश हैं, बहन भाई आपके कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई हैं। क्या कहती हैं बहन भाई, क्या आपको कहते हैं? सब खुश होते हैं, मतलब कुछ ऐसा कहते नहीं है मगर सब खुश होते हैं। सब खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, नए नए आइडियाज़ बताते हैं आपको? जी। अच्छा, सही। अभी मेरी बहन को बुक मार्क चाहिए तो वो बताती रहती है ऐसे ऐसे आइडियाज़ और ये सब। अच्छा, सही। माशाल्लाह से आप हाफ़िज़ा भी हैं, तो उस हवाले से बताइए कि वो आपने जो है कब कंप्लीट किया? और मैंने वो 5 क्लास में कंप्लीट 5 किया क्लास था। में। सही, उसके बाद फिर स्कूलिंग एंड ऑल। अभी 7th क्लास में हैं? अच्छा, तो स्कूल कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। छुट्टियाँ तो नहीं करती स्कूल की ज़्यादा? नहीं। चले जी, बेस्ट विशेज़ है ना, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप। और कहना चाहिए ना कि क्यूट लिटिल एंटरप्रेन्योर जिनसे हमने आपको आज मिलवाया, और इस तरह के लोगों को मिलवाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के अंदर भी अवेयरनेस हो, आप भी ये जानें कि अगर आप कुछ करने का हौसला रखते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हर चीज़ के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, कुछ सीखना पड़ता है और टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अर्निंग्स करें तो उसके लिए टाइम निकालें। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह के बिज़नेस भी करें जिससे डिप्रेशन भी दूर हो जाए, अच्छी एक्टिविटी भी हो और हैप्पीनेस भी हो, तो ये लड़कियों के लिए ये बेस्ट एक्टिविटी भी है और लड़कियों के लिए ये बेस्ट जॉब भी है घर बैठे। कि उन्होंने बताया कि 3 से 4 ऑर्डर्स जो हैं बैग्स के उनको आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ैना फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई अब मिलवाते हैं आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से, और इनको आपने हमारे साथ रमज़ान की ट्रांसमिशन में भी देखा होगा, और ये हमारा एक सेगमेंट करती थी, कुकिंग सेगमेंट, और बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती थी और लोगों को ना बहुत पसंद भी थी इनकी रेसिपीज़ और लोग इनको मिस कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मिलवाते हैं हमारी ज़बरदस्त शेफ़ से भी, और साथ साथ आप सुमेरा से बातें भी कर सकेंगे और हमारे शो के ज़रिए जान सकेंगे कि सुमेरा जो है क्या कुछ नया लाने वाली हैं और क्या कुछ इनके प्लान्स हैं। तो मिलवाते हैं आपको सुमेरा से, ज़बरदस्त शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। भाई बहुत अरसे बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है, और ईद पे मुलाकात हुई थी और उसके बाद फिर मुलाकात हुई थी, और मैंने और सुमेरा ने प्लान बनाया था ईद के बाद के भाई हम मिलेंगे और फिर जो है ना बातें करेंगे, फिर जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन ये तो ना हो सका क्योंकि सुमेरा भी बिज़ी होती है, मैं भी बिज़ी होती हूँ। लेकिन सुमेरा से मेरी यहाँ मुलाकात हुई, और सुमेरा जो है इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त डिश हमारे लिए बना के लेके आई हैं, और हैं जी ये दम लगे मलाई के कोफ्ते। ज़बरदस्त, हमेशा की तरह जिस तरह से एक अरोमा होता है ना इनके खानों का, और मुझे वो रमज़ान की याद आ गई। मुझे भी बस सुमेरा आती थी और उसके बाद जो है वो जब बना रही होती थी तो हाँ, तो वो उसकी खुशबू एंड अरोमा एंड ऑल दैट, तो बस अच्छा जो है वो सारा वो टाइम गुजरा, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी मेमोरीज थी। तो मेरा ये वाले जो कोफ्ते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये ज़रा दिखाएं भी हमारे कैमरामैन। तो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिंग की हुई है, इसका अरोमा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी फील कर सकती हूँ, और प्रेजेंटेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसकी रेसिपी बताएं ना। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, हाँ, और ये चिकन के मैंने बनाए हैं। अच्छा, चिकन के, चलिए ये तो अच्छी बात है, फिर तो मैं खा सकती हूँ। खा सकती हैं आप आराम से। सबसे पहले तो आपको चिकन को लेके ना बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लें और ब्रेस्ट पीस लेना है, हाँ, और इसको बिल्कुल ब्लेंड कर लीजिए। इसमें गरम मसाला जाएगा, अदरक लहसुन, बिल्कुल अदरक लहसुन पानी निकला हुआ बिल्कुल, ठीक है।
हरी मिर्ची हो गई ढेर सारी इसमें डालें, ब्राउन प्याज चॉपर में चला लें, थोड़ी सी कच्ची प्याज भी होती है, कच्ची प्याज जो होगी वो उसका पानी निकाल दीजिए, उसको अलग ब्लेंड करना है। हाँ, वरना वो पानी डाल के साथ डालेंगे ना तो वो बिखरेंगे। हाँ, फिर ये सारी चीज़ें डालें, लाल मिर्च डालें, कुटी मिर्च डालें, गरम मसाला डालें, और क्या कहते हैं वो है इसमें नमक है, और फिर सबसे आखिर में जाएगा इसमें पपीता। अच्छा, हाँ, ओह, सबसे आखिर में इसका जो चीज़ है ना वो हाँ, है पपीता। अच्छा, और इसमें जायफल उसकी जवतरी reason- भी है। मतलब क्या वैसे रीज़न ये है कि मलाई कोफ्ता है, एक अच्छा। कोफ्ते होते हैं शोरबे वाले, हाँ, ठीक सही। है, वो थोड़े से हार्ड होते हैं। हाँ, और वो थोड़ा ड्राई भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं जी। हाँ। अब आप इसका टेक्सचर देखें ना कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल Soft है, स्पॉन्जी हाँ, से हैं, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, और जब हमको इसको सालन बनाना होगा ना तो हम इसको सालन बनाने से पहले उसमें थोड़ा सा हमने पपीता डाल देना है। ओके, सही, तो ये वही मलाई मलाई वाला बनेगी, इफेक्ट आएगा। जी, ओके, जी। दैट्स ग्रेट। फिर आप इसको रेडी कर लें, ये हाँ। आपने बना ली, कोफ्ते बना लिए, ठीक है। फिर आपने इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी में आपने ब्राउन प्याज करके निकाल ली, हाँ, तेल में आपने डालना है मेथी दाना, ओके, जो दूसरे वाले कोफ्तों में नहीं पड़ता शोरबे में, ठीक है। उसमें जाएगा मेथी दाना। मेथी दाना आपने ब्राउन कर लिया। ब्राउन करने के बाद आप उसमें दही लीजिए एक बोल में, उसमें डालिए कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, जायफल जवतरी, खुशबू के लिए खुशबू के बहुत लिए। अच्छा आएगा। सही है। और फिर उसमें जाइए थोड़ी सी आप क्रीम डाल के उसको हाँ। खूब अच्छी तरीके से बीट कर लीजिए। ओके। और फिर ये सारा मसाला आप तेल में डाल दीजिए। फिर उसके बाद जब वो मसाला खुशबू देने लगे, महक आने लगे, तेल अलग हो जाए, मसाला बिल्कुल एक जगह पे आ जाए कि वो मसाला भुनने की पहचान है सही, कि वो तेल आ गया तेल आ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो प्याज ब्राउन की थी उसको आपने ब्लेंड करना है बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल लिक्विड कर लेना है। हाँ। और फिर उसके बाद आप वो उसमें ग्रेवी में मिला दीजिए। अच्छा ग्रेवी तैयार करें अच्छी ढेर सारी। तो उसके बाद जब आप कोफ्ते उसमें डालेंगी, कोफ्ते डालने से पहले उसके अंदर आपने डाल देना है पपीता। ओके, सही, पपीता डाल दें और हाँ। उसके बाद आप उसके ऐसी बॉल शेप में बना के हाँ। आप पतीली में डाल दी जाए। सही, पपीता पहले नहीं लगाना, बस जैसे कि जब आप पतीली में शोरबे में डालेंगे ना हाँ, ग्रेवी हाँ, में हाँ। तो वो बिखर जाएंगे। बिखर जाएंगे, राइट। हमने बिखरने नहीं है। इसकी सही। टेक्निक ही यही है, ग्रेवी में डालने से पहले आपने उसमें पहले पपीता डाल देना को। सही, दैट्स रियली ग्रेट और जी। अच्छी जबरदस्त टेक्निक है इसकी, थोड़ी सी पपीते की टेक्निक मेरा है। टेक्निक भी बता देती है साथ साथ कि भाई ये इस तरीके से जो है हाँ, ना पहले से अच्छा लगा के नहीं बनेगा, हाँ, रखना कि आपने पहले एक से घंटा के पहले नहीं लगा रखना। दिया, नहीं। हाँ, एक सही। घंटा और सॉरी उसमें कीमे में बेसन भी जाएगा बाइंडिंग के लिए कि वो बिखरे नहीं, क्योंकि पपीता लगा है। हाँ। पपीता गलाता है, पपीता गलाता है, पपीता सही। तो वो गलाता बेसन है। भी बेसन भी डलेगा इसमें। सही। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब वो बना रहे होते हैं, मसाला बना रहे होते हैं, कीमे का मसाला बना रहे होते हैं, तो उसमें वो कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स मिस कर देते हैं जिसकी वजह से ना कोफ्ता हो, कबाब हो, या कोई भी ऐसी चीज़ वो बना रहे होते हैं कि वो अगर फ्राई वो पकौड़े शकोड़े भी बना रहे होते हैं चिकन के कुछ, तो वो टेस्ट नहीं आता, वो स्पाइसी सा नहीं लग रहा नहीं होता है, ऐसा लगता, लगता है हाँ। फीका फीका सा, वो या कुछ बैलेंस नहीं होता, अनकुक्ड सा लगता है। अनकुक सा होता है। हाँ। वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं उस चीज को, रेशियो को बैलेंस नहीं कर पाते। हाँ। कि अगर प्याजी पकौड़े हैं हाँ। तो प्याज ज्यादा रखनी है, ठीक है। अब कोशिश ये कीजिए कि मैं एज अ शेफ मैं एक चीज रेकमेंड करूंगी। हाँ। देखें लोगों में एसिडिटी लेवल बढ़ गया है बहुत ज्यादा, हाँ। डाइट बहुत खराब हो चुकी है। सही। हरी मिर्च का इस्तेमाल अपनी लाइफ में लेकर आए। अच्छा। रेड चिली कम कर दीजिए, तेज सही। वाली, हाँ। क्योंकि एसिडिटी लेवल वो बढ़ाती है। हाँ। मैंने अब अपने खानों में ना हरी मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है ज़्यादा, तो वो मुझे पता है कि वो एसिडिटी नहीं बढ़ाएगा, और डॉक्टर भी यही रेकमेंड करता है। प्याजी पकौड़ों में प्याज लेवल ज़्यादा कीजिए, बेसन का रेशियो भी ज़्यादा होगा। बाकी जो कुट्टी मिर्च है उसको कम कर दीजिए, सोडा डालिए। और पकौड़े का जैसे आपने बैटर बना लिया ना, तो आप उसको कम से कम आधे घंटे तो रखिए। उन सब चीज़ों वो सब चीज़ें अच्छी तरीके से टेक्सचर सब मिक्स होगा, बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी। और एक चीज़ सबसे अहम उसकी टेक्निक ये है, आपको जो बेसन फेंटना होगा ना वो एक ही उसमें राउंड में फेंकना है। बस आपने हाथ को राउंड शेप में राइट साइड में घुमाना है, आपने लेफ्ट साइड पे नहीं घुमाना। ये अच्छा। टेक्निक है जी, ये इसमें टेक्निक क्या है। इसमें क्या वो उसमें ये होता है कि अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हाँ। ना, तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें बबल्स बन जाते हैं। ओके, सही। आपने कभी बावर्ची वगैरह जैसे कमर्शियल वगैरह होते हैं, योगर्ट होता है, वो आपने कभी उनको बीट करते हुए देखना है ना, वो सिर्फ क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वो कभी भी एंटी क्लॉकवाइज वो चीज़ नहीं घुमाते हैं। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। ये टिप आप लोगों ने जो है ना वो ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है। सुमेरा की ये टिप जो है वो बहुत ज़बरदस्त टिप्स होती हैं। सुमेरा, और कौन सी डिशेज हैं जिनकी रेसिपीज़ आप हमारे साथ में शेयर करना मैं चाहेंगे? बताती हूँ। अच्छा, 2 रेसिपीज़ पे तो मैं अभी इस वक्त काम कर रही हूँ, हाँ। क्योंकि मैं वो अपने शेफ़
तो थोड़ा सा तो special- डिस्क्लोज करें ना। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। ठीक है जी, पूरी जी। रेसिपी ना बताएं, हमें थोड़ा टीजर तो दें। नहीं नहीं, एक है नवाबी ज़ाफ़रानी, हाँ। ज़ाफ़रान बना रही हूँ। Sorry, नवाबी? नवाबी वो है, क्या कहते हैं, गरम मसाला। नवाबी गरम मसाला। हाँ। यस, नवाबी अच्छा गरम जी। मसाला पे काम चल रहा है मेरा। अच्छा। वो इंशाल्लाह मैं जरूर फिर ये आपकी recipe- invention ये मेरी होगी? इन्वेंशन होगी। ओके जी, और मसालों के साथ and मसालों all। के साथ वो बहुत ही शानदार होगी और हाँ, खुशबूदार इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ। और एक बनाऊंगी मैं शाही पुलाव। शाही पुलाव। पुलाव। शाही पुलाव। शाही पुलाव। टुकड़े तो होते हैं, शाही शाही पुलाव। टुकड़े होते हैं, शाही पुलाव भी होता अच्छा, है। अच्छा, जो सही। जो लखनऊ रमजान साइड में के- भी आपने आई गेस शाही टुकड़े रमजान में बनाए थे। शाही हाँ, टुकड़े हाँ, बनाए थे, बहुत वो मजे के मुझे बनाए पता है, थे वो मैंने, famous और मेरी हुए थे। फरमाइश पे बनाए थे। सबा की फरमाइश पे Yes, बनाए थे। बिल्कुल। वो सही। यादें भी बहुत है माशाल्लाह से। हाँ। और वो ये दो मेरी जो है ना डिशेस, बहुत इस पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, वो बहुत शानदार बनने वाली तो है। ये कब तक आ जाएंगी? ये आ market में? जाएंगी, ये 10-15 दिन में आ जाएगी। 10-15 दिन में आ जाएंगी। चलिए 10-15 दिन में आ जाएंगी तो जरूर फिर हम आपके साथ जरूर, में बिल्कुल, बिल्कुल, शेयर बिल्कुल। करेंगे कि सुमेरा ने जो है वो शाही शाही ज़ाफ़रान हाँ। और नवाबी पुलाव। शाही ज़ाफ़रानी और नवाबी पुलाव, और मसाला भी था ना आपका? मसाला गरम हाँ, मसाला है। गरम मसाला। गरम ये जी मसाला नई इन्वेंशन हो रही है जी। और फिर सुमेरा जो इसकी रेसिपी हमारे साथ में शेयर करेंगी। अभी कौन सी डिश की रेसिपी आप हमारे साथ में अभी शेयर करने लगी? देखें- मौसम देखें, मौसम बहुत खूबसूरत है, तो इस बहुत खूबसूरत मौसम के खूबसूरत लिहाज है, से तो मौसम आपने के लिहाज डिश से, बतानी है। मैं आपको बताऊं, आप वो बना लें, पेरी पेरी फ्राइज बना लें। हाँ। पेरी पेरी विंग्स बना लें, ठीक है। और जो पकौड़े में जो हम मसाला, कॉमन मसाला डालते हैं, मैंने पेरी पेरी पकौड़े बनाए थे, बहुत यमी थे, बहुत अच्छे थे। उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल भी डाली थी, उससे ये कि वो भारीपन नहीं हुआ था, डाइजेस्ट करने में आसानी रही थी। अच्छा, पेरी पेरी पकौड़े जो होते हैं ना, वो पेरी पेरी जो मसाला होता है, हाँ। जो रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो मैंने खुद अपने घर पे बनाया है। मैं बाहर से नहीं लेती हूँ ऑर्डर। जैसे मेरे पास आते हैं ना पेरी पेरी फ्राइज़ के, राइस के, चिकन के, तो वो मैं अपना होममेड मसाला उसमें लगाती हूँ, और वो मेरी बहुत मोस्ट पॉपुलर डिश है। उसका काफ़ी मेरे पास आते हैं ऑर्डर ना। सही। तो पेरी का मैं बता दूं, पेरी पेरी मसाला, बेसन, इसमें पड़ेगी चॉप की हुई प्याज, जो हम अंडे में डालते हैं ना, बेसन, चॉप की हुई प्याज, नमक, हाँ नमक, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे अंडा। अंडा जाएगा। हाँ। और कैबेज ले लीजिए, कैप्सिकम ले लीजिए, हाँ, गाजर ले लीजिए, हाँ। ग्रीन अनियन ले लीजिए, हाँ। बेसन, और सही। पेरी पेरी मसाला। पेरी पेरी मसाला, सही। हाँ, और ये इसमें आप और चॉप किए हुए लहसुन जाएंगे। अच्छा, हाँ, चॉप किया हुआ लहसुन। ओके। इन सारी चीज़ों को बाइंडिंग कीजिए पानी से, थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डालना है, बहुत सारा पानी नहीं डालना है, क्योंकि उसमें अंडा मिक्स है पहले ही। सही। और वही क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है नहीं जी। घुमाना ये है। अच्छा, इसका ये बता दें, फायदा भी बता दें, नुकसान भी बता दें। नुकसान एंटी ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगी ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे, सख्त बनेगा, सही सख्त बनेंगे। राइट। आप क्लॉकवाइज घुमाएंगी, वो स्पंजी होंगे, टेस्ट में अच्छा होगा। लेकिन बात वही है कि आपको आधा घंटा इसको रखना है। आधा घंटा रखना है। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुमेरा हमारे साथ हैं। ढेर सारी रेसिपीज़ मेरे जहन में है, लेकिन क्योंकि वक्त कम होता है तो कोशिश करेंगे कि सुमेरा से बेस्टेस्ट रेसिपीज़ जो हैं वो पता कर सकें, वो पूछ सकें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सुमेरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम रेसिपीज़ जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आज हमारे व्यूवर्स के साथ सुमेरा शेयर करने जा रही हैं। तो अभी बात हो रही थी यही कोफ्तों के हवाले से कि सुमेरा कह रही थी अगर आप इसको राइस के साथ भी खाएं तो भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। वैसे किस चीज़ के साथ इसकी सर्विंग की जा सकती इसके साथ गार्लिक राइस के साथ सर्विंग की जा सकती है, और मटर चावल के साथ। है? अच्छा, बहुत सही। best। मटर चावल के साथ हाँ, की- मटर अच्छा, आवाज़ आई गेस इको हो रही है तो अच्छा ये बताइए कि इसको किस चीज़ के साथ आपने बताया कि गार्लिक राइस, हाँ, मटर चावल, हाँ, गार्लिक नान। गार्लिक नान है, तंदूरी पराठे हैं। ओके, ये चीज़ बेस्ट रहती है इसके ये साथ, चीज़ बहुत- बेस्ट बहुत रहती है, ज़्यादा। सही। अच्छा सुमेरा, राइस लवर मैं हूँ, आपको तो पता ही है कि भाई मुझे मुझे पता है। मैं रोटी इतना नहीं खाती, लेकिन सुमेरा ने मुझे रमज़ानों में देखा इफ्तार में मैं कहती थी ठीक है राइस के साथ मुझे राइस कुछ lover दे है, दीजिए, सबर राइस। इट्स फाइन। हाँ, आप हमें बिरयानी जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनाती हैं। बिल्कुल। हमने आपके हाथ की बिरयानी खाई भी है। आपकी स्पेशल बिरयानियों की जो रेसिपी है उसमें से कौन सी आज आप बिरयानी की रेसिपी आप हमारे साथ में शेयर कर रही हैं कि हमारे व्यूवर्स भी वो बनाएं और इस मौसम में मज़े से खाएं? मज़े से खाएं। अच्छा चले, मैंने अभी पिछले महीने बॉम्बे बिरयानी बनाई थी, हाँ, और वो मैंने अपने पेज बॉम्बे पे, बिरयानी। बॉम्बे बिरयानी, वो मैंने अपने पेज पे भी अपलोड की, जिसके मुझे 1.5 मिलियन व्यूज़ आए हैं। दैट्स रियली नाइस, दैट्स जी, रियली ग्रेट। बस तो फिर वो- शेयर कीजिए। तो वो ये है कि बीफ में सबसे बेस्ट बिरयानी, हाँ,
पुलाव बीफ है। बीफ, हाँ। अच्छा। और पुलाव जाएगा मटन में। ये दोनों चीज़ें अलग अलग कॉम्बिनेशन में अगर देखी जाए, एज अ शेफ मैं हाँ। रिकमेंड करती हूँ ना, वो मैं ये रिकमेंड करती हूँ। ओके। बीफ बेस्ट होता है बोन वाला, हम्म, थोड़ा सा चिकना हो तो वो तो बहुत ही लजीज होता है, जो हाँ। मतलब फेमस है। सही। आप गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से धो लीजिए, खून उसका सारा ड्रेन कर दीजिए। हाँ। दही लीजिए, दही मतलब अगर 1 किलो गोश्त है तो हाफ के जी आपका दही होगा। उसमें 2 से 3 अनियन ब्राउन करके दही में डालिए पहले। ये सारी चीज़ें मैं दही में डाल रही हूँ। नमक है, अदरक लहसुन है, हाँ। जायफल जवत्री है, ओके। कुटी मिर्च है इसमें, हाँ। कश्मीरी लाल मिर्च है, अच्छा। हरी मिर्च का पेस्ट है, हाँ। ठीक है, हाँ। गरम मसाला है, हाँ। और क्या कहते हैं इसमें जाएगा थोड़ा सा जर्दे का रंग जाएगा, और जर्दे का रंग। हाँ, कड़ी अच्छा। पत्ते जाएंगे, लीमू का थोड़ा सा पानी जाएगा। इसके जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वैसे ही कितना मतलब सुनने में इतना जी, फैसिनेटिंग जी। लग रहा है, तो बिल्कुल। खाने में कितनी बहुत मजे की होगी। बहुत, और थोड़ा अच्छा। सा ज़ाफ़रानी केवड़ा होता है, ज़ाफ़रानी के बजाय। ज़ाफ़रानी केवड़ा एसेंस आता है, एसेंस वो आता है। डालिए। अच्छा। और खूब बीट कीजिए, मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से, फिर आप गोश्त में लगा के तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए आपको छोड़ना है। अच्छा। हाँ, जब तक गोश्त के अंदर मसाला ना जाए मैं नहीं करती। तो उसके बाद आप तेल गरम कीजिए। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि गोश्त में आप अच्छे से मसाला हाँ, लगा वो के सारा मसाला फिर आपने गोश्त में लगा के रख सही, देना कितनी है। देर तक रखना है? तकरीबन 1-1.5 घंटा। बीफ के लिए 1-1.5 घंटा। हाँ, बीफ के लिए 1-1.5 घंटा। सही। अगर जैसे मेरे पास ऑर्डर तो आता कुछ है लोग ना, कहते हैं कि अगर इतना ज्यादा रखो तो वो गोश्त ज्यादा मेल्ट हो जाता है या नहीं गलना नहीं, शुरू वो हो जाता है या- मेल्ट वो होता है, वो दूसरी होती है हैदराबादी दम लगी बिरयानी, जिसमें कच्चे पपीता लगता है। अच्छा। हाँ, वो दम सही। लगी बिरयानी का ही मकसद है। दम लगी जैसे ही दम लगी कोफ्ते हैं, हाँ। इसमें पपीता लगा हुआ है, और वो दम लगी बिरयानी है, उसमें पपीता लगेगा गोश्त में, हाँ, तो वो ज़्यादा नहीं रखना। सही, वो ज्यादा हाँ, नहीं वो रखना। ज़्यादा सही, नहीं रखना सही। होता है। अच्छा, फिर होता है। ये सारा फिर कुछ- ये हाँ। हमने तेल गरम किया, हाँ। धुएं नहीं निकालने, तेल खत्म हो जाता है। लोग ना जला देते हैं तेल को। हाँ। तेल आपको जलाना नहीं है, अच्छा। हल्का सा गुनगुना गरम करना होता है, हल्का सा माइल्ड। फिर आपने सारा मसाला डाल दिया, वही सारा वाला सारा मसाला गोश्त समेत हाँ। लगा के जो रखा हुआ था, वो आपने सारा इसमें डाला, और बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको भूनना है। ये इसमें से खुशबू आने लगेगी, अरोमे की महक आने लगेगी। फिर आपने इसमें पानी डालिए, पानी इतना डालिए कि ये गल जाए, भरना नहीं है पानी आपने। भरेंगे तो वो तो हर चीज़ को तो वो तो लिक्विड ही फॉर्म में ही निकलेगा ना। सही। देख के ज़ाहिर खवातीन माशाल्लाह कितना से इतनी मतलब इंटेलिजेंट किस हिसाब से अगर वो जो- 1 किलो है तो 1 जग पानी डाल दीजिए। बाज़ दफ़ा गोश्त बड़ा भी होता है ना, इतना कि नहीं गलता। नहीं, ये हाँ वही है ना, ये भी है कि 1 लीटर हाँ, 1.5 लीटर पानी में छोटा बच्चिया का गोश्त जो होता है ना, हाँ, वो गल जाता है, गल सही, जाता है। हाँ। ये अच्छा, होता है। अगर मतलब उन्होंने 1 लीटर 1.5 लीटर पानी डाल दिया, जी। उसके बाद फील हुआ कि गोश्त नहीं गल रहा है, आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए, तो बहुत ज़्यादा जो नहीं मसाले डालें। डाले हुए हैं उसकी जो फील है या जो उसकी जलना जो नहीं intensity- चाहिए मसाला। बिरयानी का सबसे नहीं, वो कम नहीं हो गया उसकी जो कहना चाहिए कि टेस्ट कम नहीं नहीं होगा नहीं फिर नहीं और नहीं, मसाले डालने की नहीं जरूरत नहीं तो नहीं पड़ेगी? नहीं, वो मसाले हम क्वांटिटी के हिसाब से ही उसमें डालते हैं, हमें पता है। गोश्त की क्वांटिटी हाँ, के गोश्त की हिसाब से। अब quantity उसमें के कितना भी हिसाब पानी से। डाल दो फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओके। सिर्फ ये कि आपको बिरयानी का मसाला जलना नहीं चाहिए। हाँ। बिरयानी का मसाला जला तो वो उसका जो एक टेस्ट होता है ना, वो चला डिस्टर्ब हो जाएगा। जाता है, वो डिस्टर्ब हो ओके, जाता है। सही। बिरयानी का मसाला जलना नहीं चाहिए। तो वो हल्का तेल गरम करने के साथ ही आप वो डाल दें, ताकि वो उसके बिल्कुल। साथ ही वो जी पकता जी, रहेगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और पानी ऐसे डाल ही। दें। पानी डाल दें आप, गोश्त गल जाए, हाँ फिर आप उसको खूब अच्छी तरीके से भून लीजिए। हाँ। फिर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लीमू के स्लाइस, हाँ। और सबसे मज़ेदार जो टेस्टी मुझे उसमें जो लगता है, वो मैं बिरयानी बनाते बनाते आधे खा लेती हूँ, वो होते हैं आलू बुखारे। सही। वो सब आपने इसमें डाल देने हैं। अच्छा, ठीक है। सही। आलू भी मैं उबालती हूँ, उसमें जब जब वो बन जाए ना, पक हाँ, जाए। हाँ हाँ, वो पक जाए, आलू उबाल लिए हमने, उसमें लेयर लगानी है के लिए आलू उबाल के 4 कट करके रख लीजिए। चावल उबालिए आप, चावल में चावल के पानी में आपने सारे गरम मसाले डालने हैं, ज़ीरा। चावल के पानी में? हाँ हाँ, चावल के पानी में, चावल उबालने से पहले, क्योंकि पानी को उबालना पड़ता है। अच्छा। नमक डालना है, थोड़ा सा उसमें ऑयल डालना है। हाँ। सारे जितने खड़े गरम मसाले होते हैं ना, साबित मसाले जिनको आप कहते हैं, लौंग है, हरी इलायची है, बड़ी इलायची हाँ। है, दालचीनी है, जीरा है, हाँ। ये डाल के उबाल लीजिए, सॉल्ट डाल के उबाल लीजिए अच्छी अच्छा, तरह से। क्योंकि कुछ पानी- लोग सिर्फ सादे चावल बॉईल करके उसकी तय लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग आ गया ना, फॉर्म ही अलग ही होनी है हाँ, ना इसके। तो बिल्कुल सही। ऐसे थोड़ी फिर मेरे 1.5 मिलियन व्यूज चले गए यस हैं। यस, हाँ सही। तो फिर अच्छा, सबसे और इसकी भी टिप्स है, चावल बैठेंगे नहीं, आप इसमें 2 टेबल स्पून विनीगर डाल दीजिए या लेमन डाल दीजिए। अच्छा। चावल आपके बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, इतने खिले खिले, उतने मतलब खुशबूदार बनते हैं टूटेंगे कि नहीं। टूटेंगे भी नहीं, उतने खुशबूदार बनते हैं कि कोई हद नहीं।
वो सही आप रहेगा। मेरे पेज पे जाके देखिएगा, वो जब जिस वक्त मैं उसमें स्पून चला रही हूँ ना, तो वो एक एक राइस अलग अलग है। अच्छा, सही। तो वो आपने राइस डाले, हाँ। निकाल लिए, 1/3 आपको राइस गलाने हैं, पूरे राइस नहीं गलाने हैं। अच्छा, 1/3 हाँ, लगाने, क्योंकि उसको हमने तह लगाना है ना, लगानी, ज़ाहिर है वो उसमें भी मसाला है हाँ। वो आपने अगर पूरा गला दिया ना चावल, तो वो चावल बैठ जाएगा, वो बिल्कुल ऐसा टेक्सचर हो जाएगा कि आपको मज़ा भी नहीं आएगा, आपकी मेहनत भी जाएगी। 1/3 आपने राइस गला लिए, पानी ड्रेन किया, आपने सारा मसाला जो था, बीफ जो बनाया हुआ था, वो आपने पतीली में डाला। फिर उसके ऊपर से आपने जो हरा मसाला मैंने आपको बताया था, आलू बुखारे, आलू, हरा धनिया, हरी हाँ, मिर्च, पुदीना, हाँ। उसकी लेयर पूरी डाल दी। ओके। फिर उसके बाद आपने राइस डाल दिए, राइस डाल दिए, सही। राइस डाल दिए। हाँ। फिर इसके ऊपर हमने एक लिक्विड और डालना है, जो है दही, दूध, जायफल जवतरी का पाउडर। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो इसमें। फिर आप वो हाँ, बिरयानी का बिरयानी लेवल भी भी तो जबरदस्त चेक करें है ना, हाँ, वो सही, आप बिरयानी बिल्कुल। भी चेक करें। सही। अच्छा, उसके ऊपर आपने फिर क्या उसके बताया? ऊपर आपने दूध थोड़ा हाँ। सा लेना है, आधा कप दूध ले लीजिए, 1 टीस्पून उसमें दही लेके खूब अच्छी तरह से बीट करके, 1/2 टीस्पून जायफल जवतरी का पाउडर, हाँ। ठीक है, और क्या कहते हैं जर्दे का रंग और केवड़ा। ओके, हाँ, सही, आपने ये डाल के इसके ऊपर फैला देना है। राइट। और हल्का सा अगर आपको असली घी मिल जाए ना, हाय हाय। तो वो असली घी की थोड़ी थोड़ी सी उसके ऊपर आप टॉपिंग सी कर टॉपिंग कर देंगे। देंगे तो हाँ। और फिर आप उसके बाद आप उसको पतीले के ढक्कन के ऊपर मैं एक कपड़ा लगाती हूँ गीला हाँ, वो करके, मेरी अम्मी भी सूखा नहीं लगाएं। अच्छा, हाँ नहीं, वो सूखे से ना जो ऊपर के चावल होंगे ना वो सूखे सूखे हो जाते हैं, अच्छा। तो वो अच्छा, मज़ा नहीं आएगा। तो फिर क्या कपड़ा? गीला कपड़ा करके हाँ। पतील की ढक्कन जो हो ना ढक्कन उसके ऊपर लपेट दें और वो फिर ढक्कन रख सही। दीजिए, दबा दीजिए। और फिर उसमें जब वो जो एक भाप बनेगी ना, उस भाप से जो चावल खिलेंगे और जो चावल 1/3 हमने रखे थे वो पूरे फुल पक जाएंगे। पक जाएंगे, राइट। और मतलब ये नहीं कि वो जो जिस तरीके से सुमेरा ने रेसिपी बताई है ना, अमेजिंग। मतलब मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल। एपेटाइट इंक्रीज हो रही है कि यार मतलब इंशाल्लाह मैं ज़रूर खिलाऊंगी, इंशाल्लाह। तो ये ज़बरदस्त बॉम्बे बिरयानी की बॉम्बे आपने रेसिपी बिरयानी, बताई है, बॉम्बे तो बिरयानी। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और सुमेरा की रेसिपीज़ वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होती हैं, सुमेरा खाने बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग कि आप स्टूडियोज़ आए। बहुत अरसे बाद सुमेरा से मेरी मुलाकात हुई, हमने बैठ के सुकून से आज बातें मज़ा की आता है। स्टूडियोज़ में। चलिए जी, बेस्ट विशेस Thank आपके you. मजीद जो रेसिपीज़ आ रही हैं, जो इंशाल्लाह। आपकी न्यू इन्वेंशन है कुकिंग बिल्कुल, में, जो कुछ आप करना चाह रही हैं, बेस्ट विशेस फॉर दैट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ के हवाले से। अच्छा, इस डिज़ीज़ के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये रिजर्वेशन रखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। वो हेल्दी भी हैं और सारी चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि उनका अपना जो बॉडी की इम्यूनिटी है या जो अपनी उनका सिस्टम होता है वो उनके खुद के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। उनको खुद नहीं समझ में आता कि ये हो क्या रहा है और इसके कोई पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम भी नहीं होते। ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार कौन लोग होते हैं, ये ख़वातीन में क्यों ज़्यादा होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अली खान मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज ना ये जो टॉपिक हमने रखा है बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लोगों को इस बारे में बहुत कुछ जानना होता है कि ये जो डिज़ीज़ है या जो इम्यूनिटी है, इसका क्या जो है वो सिनारियो है, क्या ताल्लुक़ है, किस तरह बॉडी के अपने ही जो सेल्स हैं वो खुद खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं और आप मेडिसिन भी ले रहे होते हैं लेकिन वो उतना इफ़ेक्टफुल नहीं होती है। तो एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है और क्यों होती है? थैंक यू सो मच, जी। आपने इनवाइट किया एक जी। दफ़ा फिर। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है? देखें, बात बड़ी सादा सी है। हाँ, जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपका डिफेंस सिस्टम है, जो बना है फॉरेन बॉडीज़ के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली आपके ही हेल्दी टिश्यूज़ पे अटैक कर देता है, हेल्दी ऑर्गन्स पे अटैक कर देता है। अच्छा, अब ये क्यों होता है, इसकी रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं, जैसे एब्स्टेन बार वायरस है या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ये इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रिगर करते हैं। आपका डिफेंस सिस्टम आप ही के खिलाफ इस्तेमाल अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, सही। आपके हेल्दी टिश्यूज़ पे अटैक कर देता है।
बिल्कुल। अच्छा, ये जिस तरह से आपने कहा ना कि डिफेंस सिस्टम आप ही के अगेंस्ट उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, अब ये किस तरह की कंडीशन है डॉक्टर साहब कि अगर एक आम इंसान को जब ये बात की जाती है तो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो बहुत हेल्दी खाना खा रहा हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी चीज़ें कर रहा हूँ, तो इसकी क्या कोई साइन एंड सिम्टम होती है या कुछ, ये मतलब कि कोई पर्टिकुलर कोई रीज़न कुछ है इसमें? देखिए बहुत सारी डिजीज़ हैं, बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। हर डिजीज़ का अलग साइन एंड सिम्टम होगा। हाँ। बहुत कॉमन डिजीज़ है डायबिटीज़। हाँ। डायबिटीज़ टाइप 1 ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हाँ। आपका सिस्टम पैंक्रियाज के उन सेल्स पे अटैक कर देता है जहाँ पे इंसुलिन बनता है। हाँ। इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ। तो फिर फाइनली क्या होगा, डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी, डायबिटीज़ टाइप 1। हाँ। अब उसके साइन सिम्टम्स अलग हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, छोटे जोड़ों में दर्द होता है, खासकर सुबह के वक्त, सूजन होती है, स्टिफनेस होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ दर्द कम होता जाता है, सूजन कम होती है, स्टिफनेस भी कम होती है। हाँ। इसी तरह थायराइड के इश्यूज़ हैं, हैशिमोटोज़ है, ग्रेव्स डिजीज़ है। एक डिजीज़ में थायराइड का लेवल बढ़ रहा है, एक डिजीज़ में थायराइड का लेवल कम हो रहा है। हाँ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसमें ओके। हाँ। ब्रेन की जो नर्व्स हैं जिनके ऊपर कवरिंग होती है माइलिन की, उस पर अटैक होता है, डीमाइलिनेशन होती है, तो नर्व कंडक्शन डिस्ट्रॉय होगी, कमज़ोर हो जाएगी या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हर डिजीज़, अब जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसमें विजन जा सकता है, ब्लड पे कंट्रोल ख़त्म हो सकता है, ट्रेमर हो सकता है। हर डिजीज़ की अपने साइन सिम्टम्स हैं, हर डिजीज़ का अपना इलाज है। अब ये क्यों होता है ये अभी भी नहीं मतलब पता। कुछ भी ये कहा नहीं जा सकता कि इसकी पर्टिकुलर रीज़न क्या है। पर्टिकुलर रीज़न नहीं पता। हाँ। लेकिन कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। ओके। जैसे अगर एक जेनेटिकली HLA पॉजिटिव है, हाँ। कोई पेशेंट, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ या उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हाँ। सिगरेट स्मोकिंग है या कोई इन्फेक्शंस हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसमें हार्मोनल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हार्मोन्स जो हैं, स्पेशली ख़वातीन के जो हार्मोन्स हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, वो भी ट्रिगर करते हैं। इसीलिए ऑटोइम्यून डिजीज़ खासकर ज़्यादातर ख़वातीन को होती हैं, और ये यंग एज में होती है, और ये सडनली होती है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप नहीं होती, ऑल ऑफ अ सडन डिजीज़ डेवलप होती है। सही, मतलब वो सडन आपको पता चलता है, सडन सिम्टम सामने आ जाता है। सिम्टम वैसे क्या होते हैं? जैसे आप विजन ब्रेक्स पहले आप विजन लॉस का भी जिक्र कर रहे थे, क्या होता है उसमें? देखें, उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता ये है, स्कार बन जाता है, प्लेग्स बनते हैं। हाँ। डीमाइलिनेशन के, इन्फ्लेमेशन की वजह से हाँ। वो अटैक करेगी मोस्टली ज़्यादातर ऑप्टिक नर्व के ऊपर। ऑप्टिक नर्व यानी जो इसका काम है विजन, देखना, हाँ। दिखाना। अब हो भी ये सकता है कि जी आपका विजन डबल हो जाए, ब्लरिंग हो जाए, हाँ। और अगर सीवियर अटैक है तो लॉस भी हो सकता है, विजन लॉस। विजन लॉसेस। पेशेंट ये कंप्लेन कर सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं कुछ देखने के काबिल नहीं हूँ। इसमें ये भी चांसेस हैं कि ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाए पेशेंट। हाँ। ठीक है, 2-3 तरह के होते हैं, एक होता है रेमिटेंस और रिलैप्सिंग, एक होता है प्रोग्रेसिव, आहिस्ता आहिस्ता डिजीज़ बढ़ती चली जाती है। एक ये है कि अटैक हुआ, ठीक हो गया पेशेंट, फिर कई सालों के बाद, 10-12 साल के बाद फिर अटैक हो गया। अब ऐसे में होता ये है कि इसका अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है। इम्यूनोसप्रेशन दी जाती हैं, यानी हम अपना डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा वीक करते हैं, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम अपने आप को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा, अपने आप को एज अ दुश्मन समझ रहा है, इसलिए वो अटैक कर रहा है। तो हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा हम लो कर रहे होते हैं, इम्यूनोसप्रेशंस देते हैं। सही। चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन इलाज हो सकता है। हाँ। इतना इलाज हो सकता है कि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। सही, एक अच्छी लाइफ आप गुजार सकें, इतना इलाज हो सकता है, यानी कि क्यूरेबल है, यानी क्यूरेबल एज सच नहीं है कि आप ये कह सकें कि जी बीमारी ख़त्म हो गई। बीमारी के साथ हाँ, पेशेंट एक अच्छी मेडिसिन ज़िंदगी गुजार कैरी सकता है। करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जिस तरीके से ऑटोइम्यून डिजीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें आपने विजन लॉस का जिक्र किया, और क्या चीज़ें होती हैं, सिम्टम होते हैं? जैसे आपने कहा कि अपने जैसे कोई लिम्ब प्रॉब्लम हो गई कि अपने हाथ का जो कंट्रोल है वो नहीं रहा, या फिर इस तरह से कुछ और सिम्टम्स होते हैं? देखें, अब डिपेंड ये करता है कि ब्रेन के किस एरिया में डीमाइलिनेशन हुई है।
अच्छा, सही। ज़्यादातर लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होता है, लेकिन हाँ। अपर लिम्ब भी हो सकता है। बैलेंस आपका जा सकता है, स्टिफनेस आ सकती है, आप सही खड़े नहीं हो सकते, आप सही चल नहीं सकते, ब्लैडर पे आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। सही। अब इसी तरह जैसे दूसरी बीमारी है, हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाँ। ये छोटे जोड़ों का दर्द होता हाँ, है। बिल्कुल। ये खासकर सुबह ज़्यादा होता है हाँ, और इसमें स्टिफनेस आती है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं कोई भी stiffness चीज़ आ रही है, ग्रिप हाँ, नहीं कर पा रहा, हाँ, क्योंकि सही। वो जोड़ों की सख्ती की वजह से कोई चीज़ पकड़ नहीं पाता। सही। लेकिन ऐसे आहिस्ता 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 जैसे जैसे दिन गुजरता है, गुजरता है, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती है। सही। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, रूमेटॉइड Okay. आर्थराइटिस एज कम्पेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसमें बड़े जोड़ों का दर्द होता है और वो दिन के आखिर में दर्द होता है। अच्छा, जी। मतलब शाम के टाइम पर जो है जी। वो जैसे नी पेन है, बिल्कुल, जॉइंट जैसे में पेन है, आपने जैसे कहा, हाँ। जैसे घुटनों में दर्द है, घुटनों में, वो हाँ। वेयर एंड टेयर का पेन है। ओके, उस पे बोझ पड़ रहा है, हाँ। इसलिए वो पेन कर रहा है। ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए पेन हो रहा है। हाँ, एज ज़्यादा हो गई है, खासकर ख़वातीन की, वेट ज़्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, तो दर्द हो रहा है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस हाँ, हैज़ नथिंग टू डू विद एज या कोई और वजह। हाँ, ये डिजीज़ है और ये यंग एज में होती है, सही। ज़्यादातर 20 से लेके 40 तक। ओके, मतलब यानी कि ये यंग एज में होती है। और बात सारी ये है कि जो कन्फ्यूजन है और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि साइन सिम्टम भी इसके कोई पता नहीं होते, कोई रीज़न ही नहीं पता कि ये क्यों कब किस लिए हो जाती है। लेकिन हाँ, इसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम से है, ब्रेन से। देखें, ऑटोइम्यून को समझना पड़ेगा। हाँ, ऑटोइम्यून चले, हाँ बिल्कुल, इस पे बात कर लेते हैं। मैंने आपसे वैसे पूछा कि इसका ताल्लुक अगर नर्वस सिस्टम से है तो फिर हम नर्वस सिस्टम के लिए या उसके स्कैन के लिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। तो भाई अब हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से डॉक्टर साहब से कि इसकी रीज़न तो पता नहीं है, लेकिन ये किस तरह से स्टार्ट होती है और क्या इसके जो है सिम्टम है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया अभी ब्रेक में कि ये डिफरेंट जो है ना ऑर्गन पर भी हो सकती है। ये सिर्फ आपकी आइज़ के ऊपर भी आ सकती है, आपके लंग्स के ऊपर भी आ सकती है। ये आपको आपके किसी भी बॉडी ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती है, ये स्टार्ट हो सकती है। तो इसका ज़रा बताएं कि इससे किस तरीके से बचा जा सके। सिम्टम तो कोई पता नहीं है, लेकिन किस तरह से इससे इसकी कोई प्रिवेंशन है, या अगर प्रिवेंशन नहीं है और ये किसी को भी कभी भी स्टार्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? देखें, ऑटोइम्यून बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। हाँ। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, सिम्टम्स वो डेवलप होंगे जिस सिस्टम पे अटैक हुआ है। हाँ, ब्रेन से लेके जॉइंट्स तक। हाँ, ये दिल पे भी अटैक कर सकता है। दिल के जो वेल्व होते हैं, हाँ। जो चैम्बर के जी, वेल्व हैं, जी। जो दरवाजे हैं, हाँ। ये उन पे भी अटैक कर सकता है। हाँ, ये आपके पेंक्रियास पर अटैक कर सकता है। हाँ। ये आपके जोड़ों पर अटैक कर सकता है। ये आपके स्किन पर अटैक कर सकता है। ख़वातीन को एक बीमारी होती है SLE, इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, किडनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ऑल डिपेंड्स कि कौन से सिस्टम पे अटैक हो रहा है, कौन कौन से सिस्टम्स, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाँ। कौन कौन सी जिस्म के हिस्से मुतासर हो रहे हैं। सिम्टम्स उसी हिसाब से डेवलप होंगे। ओके, रही बात इलाज की, तो जैसे हमने कहा कि ये ऑटो इम्यून है, आपका सिस्टम आप ही के खिलाफ खड़ा हो गया है, आप ही पे अटैक कर रहा है, आपके हेल्दी टिश्यूज़ पे अटैक कर रहा है। तो हम उस सिस्टम को अब थोड़ा सा सप्रेस करना शुरू करेंगे। हैवी डोज दी जाएगी स्टीरॉइड्स की, हैवी डोजेस दी जाएंगी जो आपके सिस्टम को कमज़ोर करेंगी, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेंगी, ताकि वो अटैक थोड़ा सा कम किया जा सके, उसकी सीवियरिटी कम की जा सके, उसकी शिद्दत कम की जा सके। और एक चीज़ और भी होती है कि अगर एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो चांसेस ये भी ज़्यादा होते हैं कि कोई दूसरी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाए। इसलिए बहुत सारी एक डिजीज़ेस की बहुत सारी डिफरेंट इलाज होते हैं। अब जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी ऑटोइम्यून है टाइप 1, उसमें इंसुलिन दी जाएगी। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें पेन किलर दी जाएगी, फिर स्टीरॉइड्स दी जाएंगी, मेथोट्रेक्सेट दी जाएगी, साइक्लोस्पोरिन दी जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कम करेंगी। आपका जो अटैक हुआ है, सेल्फ अटैक हुआ है, आपके डिफेंस सिस्टम ने आप ही के हेल्दी टिश्यूज़ पर अटैक कर दिया। सेकंड ये कि देखें, इसका कोई
कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि ये किसको होगी। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर कर देते हैं। अच्छा, सिगरेट स्मोकर्स हैं, हाँ। ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो खवातीन में ज़्यादा होता है, सही। और कुछ इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। हाँ हम अगर 3 चीज़ों पे ध्यान दें, जी, डाइट, एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप, गुड स्लीप, अच्छी स्लीप, मतलब डाइट, एक्सरसाइज और अच्छी नींद। अच्छी नींद, सही। तो हम बचने के किसी हद तक हम बच सकते हैं। कह सकते हैं कि कि हाँ, कैसे कि जी हम कुछ अच्छा फायदा खा- हो सकता है बिल्कुल। कुछ। सही। अच्छा, आपको वैसे बीइंग अ डॉक्टर इतने लोगों से आप चेक करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, कॉमन सिम्टम क्या निकला है इन लोगों में से कि मतलब आपको लगता है कि जिसको किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसका कोई कॉमन सिम्टम आपको समझ में आया कि लोगों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी? देखें, बात फिर वही आ जाएगी हाँ। कि हर जिस सिस्टम पे अटैक हो रहा है, हाँ। उस सिस्टम से रिलेटेड अलग हिस्ट्री है। हाँ, सही। अब जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स अलग होंगे, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अलग बिल्कुल अलग होंगे। एमएस के अलग होंगे, हाँ। एसएलई के अलग होंगे, Yes। ग्रेव्स के अलग हैं, हैशिमोटोस के अलग है, हाँ। लेकिन ऐसा कोई अलग से कोई नुमाया सिवाय एमएस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, राइट। ऐसे और बीमारियों में ऐसे अलग से, अब जैसे फटीग मिलेगी, हाँ, जॉइंट पेन्स मिलेंगे, थकावट मिलेगी, वज़न या तो बढ़ रहा होगा या कम हो जाएगा, फॉर नो रीज़न आप थकावट का शिकार होंगे। ये वो जर्नल सिम्टम्स हैं जो बाकी बीमारियों में भी होते हैं। हाँ, ये भी एक कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है ना कि ये जो सिम्टम्स हैं ये जी। बाकी बीमारियों में भी अब होते हैं। आ जाती है डॉक्टर की महारत Yes। कि वो हिस्ट्री पे, हाँ। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे, और कुछ लैब टेस्ट हैं, हाँ, ब्लड टेस्ट होते हैं, इमेजिंग्स होती हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, हाँ। और कभी कभी एलपी किया जाता है, लंबर पंक्चर, आपका पानी निकाला जाता है रीढ़ की हड्डी से, तो उस पे डायग्नोसिस बनती है एग्जैक्ट। सही। उस पे फिर ये डायग्नोसिस होते हैं, फिर आप जब लैब्स करा लेते हैं अपने तो फिर आपको पता चलता है। अच्छा, जितनी भी खवातीन हमारा शो देख रही हैं, मैं एक दफ़ा फिर से उनको ये बताना चाहूँगी कि हम ऑटो इम्यून डिजीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये जो डिज़ीज़ है, इस डिज़ीज़ के अंदर आपके अपने सेल्स जो होते हैं वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, यानी उनको लगता है कि ये हार्मफुल है और वो आपके अपने जो हेल्दी पॉजिटिव सेल्स होते हैं उनको ही वो किल करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि थ्रू आउट ये इसकी कोई साइन सिम्टम है, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। इसमें इस तरह से होता है कि कोई एक ऑर्गन इफेक्ट होता है। अब डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक ऑर्गन इफेक्ट होता है, पूरी बॉडी इस तरह से इफेक्ट होती है, या होता है ना कि किसी को बहुत ड्रेस्टिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ ने इफेक्ट किया, अटैक किया, क्या या नहीं इसका एक पर्टिकुलर साइन ये है कि नहीं जी ये 1 by 1 एक ऑर्गन को जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें? नहीं, बात ये है कि जो सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, हाँ। अगर ब्रेन इन्वॉल्व है, हाँ, तो ये तो- एमएस है, हाँ। ठीक है, इसमें विजन जा सकता है, इसमें हाँ। ट्रेमर हो सकता है, हाँ। इसमें आप पेशेंट हो सकता है कि बोले कि मैं खड़ा नहीं हो पाता, मैं चल नहीं चल पाता, नहीं मैं पाता। बैलेंस नहीं रख सकता। अब डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में थकावट है, हाँ। वज़न का गिरना है, वज़न जी। का बढ़ना है, हाँ, और बहुत ज़्यादा प्यास लगना है, बार बार यूरिनेशन के लिए वॉशरूम जाना है, हाँ, सूखा होना मुंह का, हाँ, ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, जोड़ों हाँ। का दर्द है। हाँ। अब कुछ बीमारियां हैं जिसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, एसएलई है, अच्छा, उसमें स्किन में रैशेस हैं, उसमें जोड़ों में भी दर्द है, उसमें किडनीज भी ख़राब हो रही हैं, हाँ, और अगर आपका हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें फिर डिफरेंट सिम्टम्स हो जाते हैं। अब वो इन्फ्लेमेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इन्फ्लेमेशन हो रही है, कितनी तोड़फोड़ हो रही है, कितना नुकसान पहुंचा है उस सिस्टम को, उसी हिसाब से डिज़ीज़ के साइन सिम्टम्स डेवलप होंगे, और उसी हिसाब से फिर दवा दी जाएगी। दवा दी जाएगी। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए बताया डॉक्टर साहब ने कि अच्छी नींद, डाइट और एक्सरसाइज करनी चाहिए। डॉक्टर साहब फिर ये बताइए कि अच्छी डाइट आपकी नज़र में क्या है? सब चीज़ें खाएं, सब चीज़ें खाएं। बैलेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, हाँ, बैलेंस होना चाहिए हर चीज़, सब्जी अच्छा। भी हो, गोश्त भी हो, फल भी हो, हाँ, फल और सब्जी पे ज़्यादा जोर दें, मैं तो ये अच्छा, कहूँगा। सही। और कोलेस्ट्रॉल से दूर रहें, फैट से दूर रहें, सही, फैट से दूर रहें। क्योंकि ये फिर बहुत सारी ये खुद इटसेल्फ आर्थराइटिस करा वो एथेरोस्क्लेरोसिस करा सकता है।
ये भी ओके, ऑटोइम्यून, ये अच्छा। आपकी वेजल्स को वेस्कुलाइटिस करा सकता है। हाँ, क्योंकि उसमें फैट की वजह जी, से। ओके, फैट की हाँ। डिपोजिशन होगी, सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी, रिजल्ट्स हाँ, वो वो organ ब्लड damage सर्कुलेशन होगा। हाँ कम होगा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल। उसमें प्रॉब्लम आएगी। सही। वो ऑर्गन को जो सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, जो हाँ। न्यूट्रिशन चाहिए, वो उसको पहुंचेगा नहीं, तो वो ग्रेजुअली आहिस्ता 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 सही। कमज़ोर होना तो शुरू लो हो जाएगा। फैट जो है वो जी। चीज़ें होनी चाहिए। और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हर तरह की। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ खवातीन को इंजरीज होती हैं, कुछ को बैक पेन होता है, कुछ को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, अब वो उस तरह से प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाती, तो वो क्या मतलब उनके लिए क्या सजेशन है? उनके लिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ। उनके लिए सजेशन ये है फिजियोथेरेपी। अच्छा। फिजियोथेरेपी से वो जो पेन है उसको हाँ। सबसाइड करके फिर एक्सरसाइज की तरफ आए। वैसे फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो भी एक्सरसाइज आपको बताते हैं जिससे हाँ। पेन रिड्यूस होता है। अच्छा, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉक करना, वॉक करना, तेज चलना, तेज वॉक तेज करना, चलना, ये सबसे अच्छी सबसे अच्छी एक्सरसाइज सही। अगर लोग खाने के बाद थोड़ा सा स्लो वॉक भी करते हैं जिससे नहीं चला जा रहा होता, उनके लिए भी ठीक है? नहीं यानी वॉक करने के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं ना, कि अब जैसे बहुत सारे डॉक्टर और जो बाकी लोग होते हैं डाइटिशियन वगैरह ट्रेनर्स, वो कहते हैं जी वॉक करनी है, तो उनके मुख्तलिफ सजेशंस होते हैं। व्हाट्स योर सजेशन कि अगर किसी से नहीं की जा रही है वॉक, तो वो फिर किस तरीके से वो स्लो वॉक कर सकता है? तो वो स्लो वॉक कर ले, या वो क्या? जी, जितनी उसमें सकत है, जितनी उसमें पावर है, जितनी हाँ। ताकत है, उतनी वॉक तो वो करे, लेकिन खाने के 2 घंटे के बाद वॉक ना करे। खाली पेट वॉक की जाती है खाना खाने हाँ, से 2 वही मैं घंटे पूछने पहले वाली थी, और सही। खाना खाने के 2 2 घंटे घंटे बाद। बाद। सही। खाना खा के जो वॉक की जाती है वो टहलना है। वो एक डिजीज़ होती है डाइजेशन गट, की, अच्छा कि गट हेल्थ की, हाँ। खाना जो है वो पलट के वापस ना आए, तो इसलिए टहला जाता है ताकि खाना स्टमक में पूरा चला जाए। सही, बिल्कुल। तो वॉक करना सबसे बेहतर है, और जो खवातीन इंजरी का शिकार हैं, जाहिर सी बात है वो फिजियोथेरेपी फिर करवा सकती हैं। अच्छी नींद, अब जी। अच्छी नींद ना, वैसे तो सब कहते जी हम सो जाते हैं, ठीक सोते हैं, लेकिन अच्छी नींद बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारे लोग इंसोम्निक भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं वो सो गए लेकिन उनका दिमाग जाग रहा था, उन्होंने प्रॉपर नींद नहीं ली एंड ऑल दैट। तो अच्छी नींद के लिए क्या करें डॉक्टर साहब? क्योंकि अच्छी नींद के लिए अच्छी डाइट की ज़रूरत है, अच्छी नींद के लिए आपको दिन भर एक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है। तो अच्छी नींद के लिए क्या किया अच्छी नींद का एक बुनियादी असूल जी? है, स्ट्रेस से दूर रहें, टेंशन से दूर ये रहें। तो हो ही नहीं क्योंकि सकता, स्ट्रेस तो सबको है ना। कम हाँ। तो कर सकते हैं ना आप, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि चले आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं या हाँ, टेंशन फ्री हो जाएं, सही। इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। लेकिन हाँ, उसकी शिद्दत कम की जा सकती है, हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम की जा इंटेंसिटी सकती- कम की जा हाँ। सकती है। आप बहुत ज़्यादा जब जहनी दबाव में होंगे तो आपकी नींद जाहिर नहीं आती मुतासिर है। अब होगी, अब बिल्कुल रील्स होगी। अगर आप देख रहे हैं, या हर कोई, हम सारे जितने भी लोग हैं वो सबकी आदत है किसी बेड हमने पे अपनी ज़िंदगियाँ बैठ खुद के खराब की सेल हैं। फोन जो है वो ज़रूर आपने चेक करना है। अब उसमें कोई डिप्रेसिंग खबर है, अब उसमें कोई डिप्रेसिंग बात है, या कोई ऐसी चीज़ है जो वाकई आपको डिप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, तो कम से कम आपकी 10-15 मिनट का तो जो थॉट है वो आ रहा है आपको, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है आपकी नींद को, आपके टाइम को, आपका टाइम किल हो रहा है। तो किस तरह से बचा जा सके? मतलब कोई और एक्टिविटी इस तरह की होती है कि जी ठीक है आपने वॉक कर लिया, या फिर अच्छी नींद लाने के लिए? अच्छा, ये भी है डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का क्लिनिकल हिस्ट्री इस तरह से भी है कि उनकी कोई ऐसी सेल फोन पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, दे आर हैप्पी गो लकी, दे आर फाइन, मगर फिर भी वो कहते हैं कि हम सो भी जाते हैं तो हम सही नींद नहीं ले पाते, हम डीप स्लीप नहीं कर पाते, या हम उस तरीके से गो थ्रू नहीं कर पाते। हम जब उठते हैं तो लगता है नहीं, नींद पूरी नहीं हुई, कितना भी सो लो बट नींद पूरी नहीं हुई। देखिए, ये। नींद पे तो आपको एक अलग से प्रोग्राम रखना हाँ। पड़ेगा, ये एक बहुत लेकिन बहुत फिर भी बड़ा- इसके जर्नल सुपरफिशियल तो बताएं ना। स्ट्रेस से दूर रहें, टेंशन से दूर रहें, हाँ। एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक लें, अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद बिल्कुल आएगी, आएगी। सही। थॉट से दूर रहें थोड़ा, बिल्कुल। सही अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखें। सही। आप अपनी सोचों के हवाले नहीं करें, अपनी सोचों हाँ। को कंट्रोल में ये आप भी रखेंगे। एक अलग से पूरी इसकी थेरेपी आप इस होती है पे कि ये आप कैसे करना है, ये करना है, यू ये अलग से कंट्रोल योर प्रोग्राम थॉट रखेंगे। एंड ऑल दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर चीज़ जो है ना उसका एक अलग अलग प्रॉपर टॉपिक है, हर चीज़ की अलग अलग जो है ना वो स्पेसिफिकेशन होती है कि आप उस पर बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑटो इम्यून डिजीज़ के हवाले से आज हमने डिस्कशन किया, क्या फील हो कि लोग फौरी जाके डॉक्टर को चेक कराएं कि कहीं हमें कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ का सिम्टम तो नहीं है, कहीं अगर कोई हाथ सुन हो रहा है, कोई पैर सुन हो रहा है, या होता है ना बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा तो पैर सुन हो जाता है, हाथ सुन हो जाता है, या सडन किसी को प्रॉब्लम होती है कि नहीं वो एकदम लगता है जैसे हाथ में जान नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल सिम्टम होते हैं,
तो किस सिम्टम पे डॉक्टर को फ़ौरन चेक कराना चाहिए जाके? देखिए, ऐसा कोई भी सिस्टम, हाँ। ऐसा कोई भी साइन, ऐसा हाँ। कोई भी अलामत ऐसी जो आप समझ रहे हैं कि ऐसी इसके पीछे कोई रीज़न नहीं बनता, हाँ। फिर वो आपके अंदर डेवलप हो रही है। जैसे आपने कहा कि हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, हाथ पाँव का सख्त हो जाना, गैर ज़रूरी प्यास लगना, ज़रूरत से ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाना, स्किन पर रैश आ जाना, ये सारी वो अलामात हैं कि आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। ये वो अलामात हैं जो आपको फ़ौरन इसको नोटिस लेके एक अच्छे फिजिशियन के पास जाना चाहिए। सही। अगर तो आपको ऑटो इम्यून होने वाली है या हो गई है, हाँ। तो डायग्नोसिस होगी, प्रॉपर डायग्नोसिस होगी, फिर उसका इलाज होगा। और 100% क्योर नहीं है, बट उस ट्रीटमेंट एक अच्छी लाइफ आप गुजार सकते हैं। थ्रू आउट लाइफ मेडिसिन के साथ अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ जो है, चाहे आपको डायबिटीज़ है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है या आप किसी भी डिजीज़ के साथ में हैं, तो ट्रीटमेंट करवाएं। जब आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करके उसको आगे बढ़ के गुजार सकते हैं। क्योंकि लोग अगर जब सुनते हैं कि जी उनको डायबिटीज़ हो गई है, तो वो आधे वैसे ही जो है वो मायूस हो जाते हैं कि भाई अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तो पता नहीं हम खा पी तो कुछ सकते नहीं है, लेकिन हम तो ये भी नहीं कर सकते। बट अगर आप कैरी करें मेडिसिन को साथ साथ ट्रीटमेंट को और जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर बताते हैं, तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है और आप भी बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़रूरत इस बात की कि टाइमली आपने जो है लैब टेस्ट कराने हैं, टाइमली आपने डॉक्टर के पास जाना है और फिर अपना इलाज कराना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं हम गार्डनिंग के हवाले से कि ये प्लांटेशन कितनी ज़रूरी है और इससे हमारे एनवायरनमेंट पे, मूड पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। न सिर्फ फ़र्क पड़ता है बल्कि ये लाइफ चेंजिंग भी है। मतलब एनवायरनमेंट काउंट्स अ लॉट। यानी अगर आपके एनवायरनमेंट में पौधे हैं, फूल हैं और प्लांटेशन आपने खुद की हुई है, आपका खुद का इंटरेस्ट है, सोचें आपने खुद पौधे लगाए, ये कितनी बड़ी बात है कि आपने अपना गार्डन खुद जो है वो बनाया है, आपने खुद अपने हाथों से पौधे लगाएं। तो आप सोचें कि कितना ज़्यादा ये ब्लेसिंग वाला काम भी है और कितना पॉजिटिव काम है कि आपको उसकी फिर फिक्र रहती है कि आपने उसका ख्याल रखना है, आपने उस हिसाब से उसको मैनेज करना है, पानी देना है, फिर आपने उसकी स्पेशलिटी भी आपको पता चलती रहती है, उसकी आपको ख़ासियत भी पता चलती है। तो जो लोग भी प्लांटेशन करते हैं, जो लोग भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, आप देखें उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आप देखिए उनका मूड बहुत अच्छा होता है, बड़े पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी से आपको मिलवाते हैं। इतरत हसीब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इतरत, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इतरत, आज हम जो है ना गार्डनिंग के, प्लांटेशन के फ़ायदों पे बात करेंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं। आप बताइए, आपने जो है ये कब से शुरू किया, आपको कैसे शौक़ हुआ? क्योंकि ये भी ना एक कहते हैं कि बड़ा टाइम टेकिंग जो है ना हैबिट है, यानी कि इसमें टाइम बड़ा लगता है, लेकिन अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाए ना तो बस फिर वो पीछे नहीं हट सकता। जी बिल्कुल, देयर इज नो टर्निंग बैक। हाँ। मुझे गार्डनिंग यानी कि प्रोफेशनल गार्डनिंग करते हुए अब 20 साल होने वाले हैं। माशाल्लाह। उससे पहले ये मेरा शौक था। हाँ। और आप यूँ समझें कि मैं एक कॉर्पोरेट लाइफ से हाँ। अपने आप को मूव करके हाँ। प्रोफेशनली मैं हाँ। गार्डनिंग में ले आई अपने आप को। सही। देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल है हमारा, वो इतना सेडेंट्री है, पोल्यूशंस हैं, स्ट्रेसेस हैं, इतने डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस हैं हमारे पास। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए गार्डनिंग एक ऐसा सिंपल लेकिन एक बहुत पावरफुल सोल्यूशन है जो कि हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकता है। तो मेरे नज़दीक गार्डनिंग, और अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, वो ये कहते हैं हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं या हमारे पास वक्त नहीं होता। देखिए, वक्त तो हमें हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है, ठीक है ना? वक्त अगर निकालेंगे नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, आप अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई मसला नहीं, आपके पास कोई जगह नहीं है, आपके पास कोई विंडो सेल है, आप वहाँ पे रख लीजिए। देखिए, जब हम गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग का काम करते हैं ना, तो हाउ इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमारी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, 90% हमारे घर की ख़वातीन ऐसी हैं जो ये कहेंगी कि यार जिम नहीं जा सकते, मत जाइए जिम।
आप गमले रख लीजिए अपने घर में और आप गार्डनिंग शुरू कर लीजिए छोटा सा। आप जब एक्सरसाइज आपके जब ज़मीन पे बैठेंगे, आप जब, और मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जब सॉइल को, उस मिट्टी को हाथ लगाते हैं, देखें नेचर को हाथ लगा रहे हैं, सिर्फ वो पौधा नहीं, आपकी वो सॉइल, आपकी पानी, सनलाइट में जाना, सुबह सुबह ये गार्डनिंग एक्टिविटी करना, देखिए ये सब चीज़ें आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव। आप जब डिगिंग करते हैं, सॉइल को डिग कर रहे होते हैं, वो एक एक्सरसाइज हो गई। आपने कैंची उठाई, आपने कटिंग शुरू कर दी, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं दैट एक्चुअली इन्वॉल्व आवर बॉडी एंड टू कीप आवरसेल्फ एक्टिव, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती है। तो रिसर्च ने ये हमें बताया है कि ग्रीन स्पेसेस में अगर आप आपके सराउंडिंग में अगर ग्रीन स्पेसेस हैं तो इट विल एक्चुअली आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो 80% कम हो जाता है। सही। और जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बाकी जो इलनेसेस हैं, या बाकी आजकल आपको पता है कि शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और मेंटल इलनेसेस, मेंटल जिन लोगों को किसी किस्म की भी मेंटल स्टेट ऐसी आई हुई है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये चीज़ों को डील करने के लिए आई थिंक गार्डनिंग से बेहतर और कोई वर्कआउट नहीं हो सकता। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है, गार्डनिंग से बेहतर कोई वर्कआउट नहीं हो सकता। ये बताइए कि जब पौधे लोग लगा रहे होते हैं, चाहे वो किचन गार्डनिंग करें या फिर उनके पास इतनी जगह होती है कि वो अपने घर के बाहर लॉन में जो है वो उस तरह से गार्डनिंग कर रहे होते हैं, कोर्टयार्ड है या फिर रूफ टॉप है, जब सब कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि भाई ठीक है हमने पौधे लेके आने, तो कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो वाकई फ़ायदेमंद हैं, जिससे बेहतर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आपको एक पीस का एहसास होता है, जो टॉक्सिसिटी को, जो रूम का एनवायरनमेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो पौधे कौन से होते हैं जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, स्पेशली होम प्लांटेशन के हवाले से मैं बात करूँ? अच्छा देखिए, पौधे, अब हम पौधों की कैटेगरी पे आ जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ट्रीज हमें पता है कि ट्रीज को घर से बाहर ही लगने हैं, ठीक है ना, अच्छा। ओपन एनवायरनमेंट में लगते सही, हैं, ठीक है। हाँ। ट्रीज हैं, कुछ श्रब्स ऐसी हैं, हम श्रब्स, फिर आपके सीजनल फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनको बहुत मुस्तकिल धूप चाहिए है, ठीक है, जो कि जिनकी रूट्स बड़ी होंगी, तो इनको हम घर के अंदर तो ग्रो नहीं कर सकते। घर के अंदर से मुराद ये है कि इंडोर एनवायरनमेंट में नहीं ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, आपने इनको आउटडोर एनवायरनमेंट देना है, ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी तो ये होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडोर प्लांट्स के ऊपर। द प्लांट्स जो कि हमारे पास घर के अंदर हम अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, होम ब्यूटिफिकेशन के लिए उनको आप डेकोर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो आपको घर में आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट देंगे, एक पीसफुलनेस देंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास कराची में लकीली हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हमारा एवर फेवरेट मनी प्लांट, ठीक है। मनी प्लांट, आप उसको कुछ ना करें, आप उसको बॉटल में, जार में, किसी भी चीज़ में रख लें। मैं अभी आपको दिखा सकती होती तो मैं दिखाती, मेरे इस कमरे में ही तीरा पे मैंने लगा के रखा हुआ है। इसी तरीके से सेंसवेरिया है जिसको कॉमनली स्नेक प्लांट कहा जाता है, ठीक है। ये वो प्लांट्स हैं जो कि आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे, आपकी इंडोर एनवायरनमेंट की जो एयर है उसको भी क्लीन करेंगे। फिलोडेंड्रॉन्स हैं, जीजी प्लांट है, ये वो प्लांट है जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल है। आप नर्सरी जाइए और नर्सरी से जाके छोटा सा गमला ले आइए, 100-150 रुपए का, और उसको अपने बच्चों की तरह पालें। सबसे मजे की बात ये कि अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं उस पौधे को, तो देखिए आपको कितना डिफरेंस, अपनी पॉजिटिविटी में आपके अंदर इतनी चेंज आ जाती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका एनवायरनमेंट बेहतर हो जाता है, बड़ा पीसफुल लगता है। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल। ये अच्छा, जब हम बात करते हैं ना पीस की, अभी मजीद प्लांट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जैसे मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है,
या फिर एलोवेरा भी लोग बहुत घर में रखते हैं और वो कहते हैं जी एलोवेरा से कम हमें ब्यूटी का एहसास होता है, मतलब हम एलोवेरा जो है उसको यूज़ भी कर लेते हैं, हमारे पास एलोवेरा अवेलेबल भी होता है। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बताएं कि जब आप प्लांटेशन कर रहे होते हैं या आप प्लांट्स के साथ अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, इसका आपके मूड और स्किन पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये बताइएगा इतरत। आपके सामने बैठी हुई हूँ। हाँ 20 साल हो गए। हाँ 20 साल हो गए। मैं दिन के कम से कम 5 घंटे जो है वो अपने अब सिर्फ अपने नहीं, क्योंकि हाँ। मेरा प्रोफेशनल लैंडस्केपिंग का काम है जी 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 और जी। मैं गार्डन मेंटेनेंस के ऊपर होती हूँ, प्लस मैं गार्डनिंग टीचर भी हूँ। मैं बच्चों को गार्डनिंग सिखाती हूँ डिफरेंट स्कूल्स में। तो मैं दिन के तकरीबन दिन में 5 से 6 घंटे जो है वो पौधों के साथ गुजारती हूँ। तो वो टाइम गुजारने के बाद मेरा ख्याल में मुझे तो किसी किस्म की कोई भी दवाई या स्किन टॉनिक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एलोवेरा की बात कर रहे थे। जी अब मैं बिल्कुल। आपको बताऊँ, मेरा धूप में जब मैं इतना वक्त गुजारती हूँ तो मैं जी। जब घर आती हूँ हाँ। तो अंदर आते वक्त, घर आते वक्त मैं एक एलोवेरा के स्टेम को लेकर अंदर आ जाती हूँ सही। और उसको मैं कट करके उसका जेल निकाल के डेफिनेटली इसके धूप में काम करती हूँ, खाद मिट्टी में काम कर रही होती हूँ तो हाँ। स्किन टैन होती है मेरी। तो मैं फटाफट जो है मैं जल्दी से मैं उसको अपने हाथों पे, अपनी स्किन, अपने फेस पे, अपनी नेक पे, अपने पैरों पे उसको रब करके आई जस्ट वेट फॉर, यानी कि वो मेरा वो टाइम होता है जो कि जिसको एक तरह से कह लें कि एक मेडिटेशन टाइम होता है कि मैं उसको लगा के सुकून से बैठ जाती हूँ। दैट्स माय रिलैक्सिंग टाइम एंड देन आई टेक माय शावर। तो सही। मुझे किसी किस्म का कोई सनस्क्रीन या, तो अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरल सनस्क्रीन प्रोवाइड किया है एलोवेरा की शक्ल में। अच्छा, इसी तरीके से हम बात करते हैं मिंट की, जिसको हम पुदीना कहते हैं। ठीक है, आप पुदीना एक गमले में अपने घर में ग्रो कर लीजिए। आप कुछ ना करें, आप सुबह में 2 पत्ते उसके मुंह चबा लीजिए अच्छे। आपको कभी किसी किस्म की कोई डेंटल डिजीज नहीं होगी, किसी किस्म का कोई माउथ अल्सर्स या इस किस्म का आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपके स्टमक इश्यूज को हील करता है। ये कुदरत ने, इसी तरह तुलसी जिसको हम बेसिल कहते हैं, ना सिर्फ कुदरत ने उसके पत्तों में हमें सेहत अता की है, बल्कि उसके बीज में भी सेहत अता की है। उसका एक बीज जो है वो तुक मलंगा की शक्ल में होता है। ठीक है, जो कि गर्मी को कम करने के लिए हमें देते हैं। इसी तरह बेसिल लीव्स की अगर हम ड्रिंक बना के पिए, ठीक है, सिंपल कुछ नहीं, आप अपने उसको गुड़ के साथ या शहद के साथ उसकी ड्रिंक, एक चम्मच की ड्रिंक बना लें। इसी तरह से आपको रोजमेरी, ये सब वो हर्ब्स हैं, रोजमेरी है, थाइम है, क्या कहते हैं, पार्सले है, सैलरी है। सैलरी एक वो हर्ब अल्लाह ताला ने हमें दी है जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली खवातीन के लिए। ये चीजें घर में ग्रो करें और बहुत आसानी से एक छोटे गमले में ये सब चीजें आपके पास ग्रो हो जाती हैं। और देखिए, अभी आपको मेरे कमरे में एक नेचुरल लाइट आ रही होगी। मेरे ख्याल में इतनी नेचुरल लाइट हर घर के किसी न किसी हिस्से में इतनी लाइट तो होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। रोशनी नेचुरल डे लाइट आ रही है, नेचुरल डे लाइट आ रही है। ये डे लाइट बहुत होगी आपकी हर्ब्स ग्रो करने के लिए, क्योंकि तेज धूप में वो जल जाते हैं। सही। तो आपको बस इतनी सी ही नेचुरल लाइट चाहिए। सही, इतनी ही नेचुरल लाइट चाहिए। और अगर आप सोचें तो आप अपने घर में भी ये जो पौधे हैं, ये प्लांटेशन है, ये कर सकते हैं। और अब मैं जो है ना किचन गार्डन के हवाले से बात करूँगी कि लोगों को मज़ीद भी इस हवाले से ना अपने किचन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करने का शौक़ होता है कि वो जो है वो पुदीने का जो है वो गमला लेकर आ जाएं या पुदीना वहाँ पर लगा लें, उस तरीके से किसी तरीके से प्लांटेशन कर लें। वो कैसे मुमकिन है, तो किचन गार्डन की बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गार्डनिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किचन गार्डन जो है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है। और लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि किचन के बाहर जो है इस तरह से पौधे हों और इस तरह से एनवायरनमेंट बेहतर हो। ये बताइए इतरत कि किचन के बाहर किस तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं। पुदीना, लास्ट टाइम हमारे शो पे एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो पर्सनालिटी आई थी, वो बता रही थी कि नहीं जी आप पुदीना भी अपने घर पे लगा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि किचन गार्डन के लिए परफेक्ट रहते हैं? जी जी जी।
बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया कि आप पुदीना लगाइए, आप हरा सही। धनिया लगाइए, जी, ठीक है? आप हाँ। पार्सले लगाइए, सैलरी लगाइए, आप रोज़मेरी लगाइए, सही। ये वो हर्ब्स हैं। आप तुलसी लगाइए, तो आप तुलसी अच्छा, लगाइए, सही, हाँ, तुलसी लगाइए। सही। तुलसी जो है, तुलसी एक बहुत हमारे यानी कि ये जो हमारा जो क्लाइमेट है, हाँ, इसमें तुलसी है, हरा धनिया, पुदीना, पार्सले, सैलरी, ये वो सब चीज़ें बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। हुँ, आप छोटे गमले ले लीजिए, हुँ, आप 10 इंच का गमला ले लीजिए, उसमें आपको देखिए 10 इंच का गमला आपको 50-60 रुपए का मिलेगा। खाद मिट्टी आप लाकर थोड़ी-सी ला के रख लीजिए, आप एक सीड का पैकेट ले लीजिए, यानी कि एक 50 रुपए का सीड का पैकेट आपके ना सिर्फ आप अपने लिए पौधे बना लीजिए, बल्कि आप अपने नेबर्स को भी दीजिए। तो हुँ। इस तरह एक कम्युनिटी कम्युनिटी गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है। सही, और अवेयरनेस भी क्रिएट होती है कि भई आप बैठ के ये अवेयरनेस भी क्रिएट होती एक्टिविटी भी कर सकते हैं। है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक ऐसे जगह पे काम कर रही हूँ, जी। जिनके साथ वॉलंटियर काम कर रही हूँ, जहाँ पे वो ख़वातीन वीकली मिलती हैं हुँ, और अपने घर से प्लांट्स लेकर आती हैं, चाय पीती हैं और अपने प्लांट्स एक-दूसरे से एक्सचेंज करती हैं। नाइस। अच्छा, ये तो बड़ी हाँ, अच्छी एक्टिविटी है कि नेगेटिव गॉसिप के बजाय जो है कुछ पॉजिटिव एक्सचेंज किया जाए। ठीक है ना? तो मेरा हाँ, वहाँ का रोल क्या आ जाता है कि मैं वो जो प्लांट्स लेकर आई हुई होती हूँ, उसकी केयर और उसकी किस तरह उसको आगे चलाना है, उसको डिवाइड कैसे करना है, उसके मज़ीद गमले कैसे बनाने हैं, आयत कितनी धूप चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं उनको बताती हूँ, बाकी आगे उनका काम होता है कि वो उस पौधों को चलाएँ और ये एक इतनी हेल्दी एक्टिविटी है, इतनी हेल्दी एक्टिविटी है। हुँ, एंड आई हैव सीन वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन वुमेन who come and do all this work. हुँ, बिल्कुल। They do it once a week हम ये करते हैं। तो हाँ, इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं, अच्छा इसी तरीके से एक छोटी सी चीज और ऐड करूंगी, घर में टमाटर लगाएं, आजकल टमाटर बड़े महंगे हुए हैं। हाँ, भई बहुत महँगाई हो गई है आजकल। ठीक है ना? घर में टमाटर लगाइए, हाँ, टमाटर लगाइए, टमाटर एक अच्छे टमाटर में आपको और कुछ ना करें, घर में टमाटर लें, उसके मोटे-मोटे राउंड स्लाइसेस काटें, मिट्टी में रखें, ऊपर से खाद डालिए, गमले को धूप में रखें। उसी से जो पौधे निकलेंगे, उनको इंडिविजुअल करके डिवाइड कीजिए और आपकी अगली टमाटर की फसल तैयार हो जाएगी। हुँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं तो कि घर का ही टमाटर कीजिए, हाँ, घर का ही टमाटर इस्तेमाल करें। और कितनी आपको खुशी बाहर होती से होगी ना, पैकेट इतरत कितनी खुशी होती होगी उन लोगों को जो जब खाना पका रहे होते हैं तो वो अपने घर से ही जो है ना वो टमाटर भी उन्होंने लगाया हुआ है, वहाँ पे पुदीना भी है, तो मिर्ची भी हैं, तो वो एक बहुत ऑर्गेनिक खाना बनता होगा। बैंगन लगाइए घर में। बैंगन, अच्छा हाँ। सबसे ज़्यादा पता है जिनके बच्चे छोटे हैं, हाँ। उनके लिए तो ये बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है। आप बच्चों को सिज़र दीजिए और उनसे कहिए जाओ जाके मुझे 2 टमाटर काट के ला के दो। अच्छा, सही। हाँ, दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली डेवलप इंटरेस्ट इन किड्स एज़ वेल। आप राइट। अपनी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी आपकी हो जाएगी इस सारे काम सही। में। उसमें उसमें असल में उसमें जब हम ऑर्गेनिक लाइफ की बात कर रहे होते हैं या हम ऑर्गेनिक चीज़ें खाने की बात कर रहे होते हैं, प्योर एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं ना, तो प्लांट्स को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये की नहीं, रोल प्ले बिल्कुल। करते हैं लोगों की ज़िंदगी में, खाने से लेकर एनवायरनमेंट तक। आप जब देख रहे होते हैं कि लोग किस तरह से ऑर्गेनिक खाते हैं, अब कितनी महंगी चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं, जो आप अगर किसी चीज़ को लेके आ रहे हैं, जार में लेकर आ रहे हैं, किसी भी जो है ना वो किसी भी कंपनी की लेके आ रहे हैं या फिर पैक्ड फूड होते हैं और उस पर लिखा होता है ऑर्गेनिक, तो आप देखें आपको पता भी नहीं होता कि वाकई वो ऑर्गेनिक है भी या नहीं है। लेकिन खुद आप अपने घर में ही अगर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाना भी टेस्टी, आपका मूड भी बड़ा ज़बरदस्त और आपको पता होता है कि नहीं दीज ऑल आर फाइन, यू नो, ये बड़ा हेल्दी है। देखिए घर में आप जब सब्जियां लगाएंगे, हाँ। जब आप वेजिटेबल किचन गार्डन आपका होगा, तो आपका किचन का जो वेस्ट है, जैसे आपने जब आपके घर में सब्जी पक रही है, हाँ। तो जो उसके वेजिटेबल के पील्स हैं या फ्रूट के पील्स हैं, हाँ। उनको आप एक डब्बे में जमा कर लें, उनको वो जब वो डिके कर जाए, आप उनको मिट्टी में सॉइल में ऐड कर दीजिए। बेस्ट फर्टिलाइजर है। अंडे एग्स हमारे घर में होते हैं, डोंट वेस्ट द एग शेल्स, crush them and add to your plants. Best source of calcium है for plants. हाँ। तो ये सिर्फ पौधा उगाना नहीं होता, it's a
कंप्लीट वर्क, इट्स अ कंप्लीट साइकिल, सही। जिसमें कि सिर्फ आप उसको फ्रॉम प्लांट टू टेबल नहीं ला रहे हैं, आप पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, आपका एक रूटीन डेवलप हो जाएगा इसमें। और पता है मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, आपकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, बस आपको पता होगा कि मैंने इस टाइम टेबल से इसके साथ ये चलना है, तो आप यू फील वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड एज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है ना वो ठीक कह रही हैं, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव इंटेंट ये है, एक पॉजिटिव बात ये है कि अपने आप को आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो प्लांटेशन की तरफ जाइए। सुपरफिशली भी ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है, इंटरनली भी जब आप इस इन्वायरमेंट में होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग, आपका इंटरनल जितना भी होता है ना कि टॉक्सिसिटी होती है, लाइक आपको कोई डिजीज़ है, स्किन प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट, वो आपका सॉल्व होता है। इन्वायरमेंट की जो टॉक्सिसिटी होती है, पोल्यूशन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो जो है ये जम कर लेते हैं और इसमें मखसूस प्लांट्स मखसूस चीज़ों के लिए काम करते हैं। यानी कोई ऑक्सीजन के लिए बहुत बेस्ट है, कोई किसी और चीज़ के लिए जो है बहुत बेस्ट है। तो ज़रूर प्लांटेशन अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, ज़रूर गार्डनिंग की तरफ आएँ, ज़रूर पौधे उगाएं, और अगर कम स्पेस भी है तो 2-4 ही सही, लेकिन ज़रूर जाएं, गमले लाएं, पौधे लगवाएं, माली को पूछें कि भाई ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होगा। आप बहुत एंजॉय करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, एंजाइटी भी नहीं और नो गुस्सा। थैंक यू वेरी मच इतरत फॉर योर टाइम। और बहुत ज़बरदस्त आज हमने बातें की और बहुत सारे प्लांट्स के बारे में आज हमने बातें की। इतरत ने हमें बताया कि कैसे आप जो है वो स्मॉल स्पेसेस भी जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पर आप अपने पौधे जो है वो लगा सकते हैं। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।